एपिसोड 301। अगर तुम्हें पता था कि मैं इतना खतरनाक हूं तो तुमने मुझे अपनी माँ के सामने क्यों रखा? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर मैं ताकतवर हुआ तो मैं उसे या दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा? दक्ष ने पूछा। नहीं, हमारे पास एक और परीक्षण भी था जो आपके इरादों को मापने के लिए था। ये जांचने के लिए था कि क्या आपके पास कबीले या डार्क फेरीज के प्रति कोई नकारात्मक इरादा है या नहीं। ये पता चला कि आपके पास नहीं था, फिर भी हम वास्तव में सतर्क थे। यदि आपने कुछ भी संदिग्ध करने की कोशिश की होती तो आप कुछ भी करने से पहले ही मारे जाते। जब आपने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की तो यह एक बार फिर स्पष्ट था कि आप हमारे खिलाफ नहीं थे। मिंगलैन ने समझाया। तो तुमने एक अजनबी की मदद पाने के लिए इतनी लंबी योजना बनाई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि अगर तुम गलत होती तो तुम्हारी माँ की भी इसी तरह मौत हो जाती। अपनी सुरक्षा से ज्यादा कभी भी संरचनाओं पर भरोसा मत करो। देखो, तुम्हारा भरोसा तुम्हें कहाँ ले आया। अब तुम मूल रूप से मेरी नौकर हो जो अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मर जाएगी। दक्ष ने मंगलन से कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। तुम अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो और मैं ये समझता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर भी विश्वास है कि तुम अपना काम पूरा करने के बाद मुझे छोड़ दोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे तुम हमारे खिलाफ नहीं हो। मंगलन ने जवाब दिया। ये जानकर अच्छा लगा। तो दानव कबीला कितनी दूर है? दक्ष ने पूछा। हमें उड़ान भरने में 50 मिनट लगेंगे, लेकिन चूंकि आप उड़ नहीं सकते इसलिए आपको अधिक समय लगेगा। मिंगलैन ने दक्ष को जवाब दिया। किसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता? दक्ष ने हंसते हुए उसे असमंजस में देखा। आप कर सकते हैं। मिंगलैन ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस अदृश्य जाल में इतनी ऊंचाई पर कैसे फंस गई? मुझे लगा कि यह उससे स्पष्ट हो गया है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और ठीक है, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो ये केवल तभी संभव है जब आप वास्तव में ऊंची छलांग लगा रहे हो या उस स्थान से उड़ रहे हो। मिंगलैन ने अपने सिर को हिलाते हुए अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख। खैर, मुझे दानव कबीले के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वही दानव कबीला है जिसके बारे में मैंने सुना था? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। इससे पहले कि मिंगलैन बोलना शुरू कर पाती जून ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने दक्ष की धारणा को खारिज कर दिया था। उनके लिए एक जैसा होना असंभव है। असली दानव कबीला दानव क्षेत्र में रहता है जिस पर दानव सम्राट का शासन है। वे इस जगह पर रहने के लिए नहीं आएंगे, जबकि उनके पास एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मूल ऊर्जा के मामले में स्वर्ग के बराबर माना जाता है। उन्हें यहाँ के लोगों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और अगर वे जुड़े भी हैं तो सबसे अच्छी स्थिति में इस जगह का दानव कबीला शायद आधा खून वाला होगा या शुद्धता के मामले में उससे भी कमतर होगा। जुन ने दक्ष से कहा। उन्होंने जवाब दिया। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन सुनिश्चित होना बेहतर है। राक्षस सबसे अश्लील प्रजाति है, उन्हें हत्या और अराजकता पसंद है। वे लड़ाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटते, लेकिन वे चतुर भी हैं। वे सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वे अपने कबीले के सदस्यों के लिए बहुत सुरक्षात्मक होते हैं और उनके जीवन का सम्मान करते हैं, लेकिन वे दूसरे लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते। अगर उनमें से कोई मारा जाता तो वे युद्ध छेड़ देते हैं, लेकिन जब वे किसी को मारते हैं तो वे बदले की उम्मीद नहीं करते। बहुत से कबीले उनके द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। मंगलन ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा। वे एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो एक अजीब अवरोध से घिरी हुई है जो हर किसी को अंदर आने से रोकती है। हमारे लिए वहां प्रवेश करना असंभव है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वहां प्रवेश कर सकते हैं। तुम क्यों मानती हो कि अगर कोई और प्रवेश नहीं कर सकता तो मैं प्रवेश कर सकती हूँ? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। हमारी जानकारी के अनुसार वह अवरोध इस भूमि की सभी प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए यहाँ राक्षसों के अलावा कोई भी अवरोध पार नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि आप इस भूमि की किसी प्रजाति से नहीं है, इसलिए आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। मिंगलैन ने दक्ष से कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि उनके पास वह अंतरिक्ष वस्तु है जिसकी मुझे जरूरत है? दक्ष ने फिर पूछा। मुझे 90% यकीन है। हमारी जानकारी के अनुसार उनके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा मेरी माँ ने कहा कि उनके पास यह है। मिंगलान ने कहा। ठीक है, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो मुझे 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके अनुसार उसे बताओ कि तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है और मैं सहमत हूँ। साथ ही उसे बताओ कि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ ताकि सीधे उससे जानकारी प्राप्त कर सकूँ। दक्ष ने मिंगलैन से कहा। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी और तुम्हारे लिए एक मीटिंग का प्रबंध करूंगी। यह कल सुबह होनी चाहिए। मिंगलैन ने दक्ष से कहा और वह खड़ी हो गई। दक्ष ने अपना सिर हिलाकर उससे कहा कि वह जा सकती है। मिंगलैन कमरे से बाहर चली गई। दक्ष के पास वह रात थी और वह उसे साधना में बिताना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह सफलता के करीब है। दक्ष ने सर्प सम्राट को वापस पशु क्षेत्र में भेज दिया और साधना शुरू कर दी, और सिर्फ 1 घंटे की साधना के बाद उसने पृथ्वी क्षेत्र के 9वें चरण में सफलता हासिल कर ली। दिलचस्प है, मुझे इस जगह पर ज्यादा क्यूई महसूस नहीं होती, लेकिन मेरी साधना की गति यहाँ तेज है। यहाँ जरूर क्यूई होगी जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपनी साधना जारी रखी। रात बीत गई और सुबह आ गई। मिंगलैन दक्ष को उसकी मां के पास ले जाने के लिए उसके कमरे में पहुंची। इस बार भी वह अकेली थी, लेकिन जैसे ही दक्ष कमरे से बाहर निकला उसने वहां कई गार्ड देखे। वह मिंगलैन के पीछे गया और गार्डों की अनदेखी की उसे मिंगलैन की मां के कमरे में ले जाया गया। वह उससे बड़े हॉल में मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह उसका बेडरूम था, जैसा कि मिंगलैन ने दक्ष को समझाया था। गार्ड बाहर ही खड़े रहे जबकि दक्ष और मिंगलैन अकेले ही अंदर गए। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ उसने पाया कि कमरा खाली था। कमरे में एक सफेद बिस्तर था, लेकिन यहाँ कोई और नहीं था। जैसे
जैसे ही वह मिंगलैन से पूछने वाला था कि उसकी माँ कहाँ है, एक परिपक्व दिखने वाली महिला दूसरे कमरे से बाहर आई। उसके बाल गीले थे और उसने एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। उस महिला के बाल लंबे सुनहरे थे और चेहरा सुंदर था, बिल्कुल मिंगलैन की तरह जिसको इसका। महिला ने मिंगलैन से कुछ पूछा लेकिन दक्ष को ये समझ में नहीं आया। मिंगलैन ने भी कुछ इसी तरह का जवाब दिया। महिला ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। वह दक्ष के करीब आए और अपने हाथ दक्ष के गालों पर रख दिए तथा उसका चेहरा अपने करीब लाकर उसे चूमने लगी। दक्ष को समझ में आ गया कि यह उनका कौशल ही था जिसने उन्हें उसकी भाषा समझने में मदद की। मिंगलैन ने वैसा ही किया जैसा उसने पहले 2 बार उसे चूमा था। हालांकि दक्ष जानता था कि सिर्फ वे ही उसकी भाषा समझ रहे थे, फिर भी उसने चुंबन का पूरा आनंद लिया। महिला के होठों का स्वाद मिंगलैन के होठों जैसा ही था लेकिन कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस अजीब सी मिठास में डूब रहा था जिसमें थोड़ा सा नमकीनपन भी मिला हुआ था। चुंबन कुछ सेकंड तक चला लेकिन दक्ष को लगा जैसे ये काफी लंबा था। महिला ने हवा में सांस लेते हुए अपने होठों से अपने होठ हटा लिए। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से अपने होठों से दक्ष के होंठ बंद कर दिए। दक्ष ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया, वह महिला को गले लगाना चाहता था ताकि वह उसे बेहतर तरीके से चूम सके। दूसरे चुंबन के बाद महिला ने उसे छोड़ दिया और वापस बिस्तर पर चली गई। तो आपका नाम दक्ष है? महिला ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, यही मेरा नाम है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं मिंगरन हूँ। मैंने सुना है कि मेरी बेटी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि मैंने उसे अभी तक तुम्हें बताने के लिए नहीं कहा था। वैसे भी चूंकि यह पहले ही हो चुका है और तुम हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गई हो तो चलो अपनी बातचीत जारी रखें। अगर तुम कुछ भी जानना चाहो तो मैं शुरू करने से पहले अपने सवाल पूछ सकती हूँ, उसने कहा और उसने दक्ष को अपना सवाल पूछने का मौका दिया। ठीक है, तो फिर मैं अपना सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले, अगर मैंने आपकी लड़कियों को बचा लिया तो आप उसके बाद खुद की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? मेरा मतलब है अगर मैं अपहृत लड़कियों को यहाँ ले भी आऊँ तो दानव कबीले को उन्हें फिर से ले जाने या गुस्से में आप पर हमला करने से कौन रोक रहा है? दक्ष ने पूछा। हमारे पास इससे निपटने के अपने तरीके हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिंगरिन ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मुझे अपना दूसरा सवाल पूछने दो। एक बात है जिसके बारे में मैं वाकई उत्सुक हूँ। मैं यहाँ आया था और तुमने मेरी मदद लेने का फैसला किया, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करते? क्या तुम अपने कबीले को सौंप देते या लड़ते? दक्ष ने पूछा। ये कुछ ऐसा है जिस पर मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया था। मैं कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बारे में सभी की राय लेने वाला था। आज मतदान होना था लेकिन आप उससे पहले ही आ गए, मिंगरिन ने जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल, अगर मैं उनके घर में घुसकर वह सामान ले लूँ जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं आपकी लड़कियों को क्यों छोड़ूं? मैं आपकी मदद करने के लिए खुद को और भी ज्यादा खतरे में क्यों डालूं जबकि आपके पास तो वह भी नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है? दक्ष ने पूछा और उसकी आंखों में दिलचस्पी भरी नजर से देखा। क्या तुमने पहले ही हमारी मदद करने का वादा नहीं किया था? मिंगरिन ने भौं सी कोड़ते हुए पूछा। मैंने किया, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे वह वादा निभाना चाहिए? यह मैं ही हूं जो उनके घर में घुसने का जोखिम उठा रहा हूं। अगर मुझे जो चाहिए वह लेना है तो ये समझ में आता है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे लिए ऐसा करना समझ में नहीं आता। यह उचित नहीं लगता, दक्ष ने चेहरे पर के साथ पूछा। वह मिंगलैन की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उसके इरादे को समझ गई है। वह यदि संभव हो तो कुछ अतिरिक्त पुरस्कार पाने की कोशिश कर रहा था। मिंगरिन ने उसकी ओर देखा जो अपनी बेटी के साथ बातचीत के बीच में था। वह उसके इरादों को गलत समझने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने सोचा कि वह उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रहा है, तो क्या आप सचमुच सैकड़ों लड़कियों को बचाने में हमारी मदद नहीं करेंगे? उसने फिर पूछा। उन्होंने जवाब दिया, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर यह खतरनाक हो तो मैं ऐसा करूंगा। मुझे कुछ प्रेरणा की जरूरत है। मैं अपनी बेटी को किसी अजनबी को नहीं दे सकती, लेकिन इस पर बहुत सी जिंदगियां निर्भर है। मैं सिर्फ इसलिए पक्षपात नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरी बेटी से जुड़ा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सैकड़ों मासूम लड़कियां मर जाएंगी और अगर मैं युद्ध छेड़ दूंगी तो हजारों और लड़कियां मर जाएंगी। यही एकमात्र विकल्प लगता है और अगर वह वाकई योग्य है तो उसे उन राक्षसों से शादी करवाने से बेहतर यही होगा। उसने उसे देखते हुए सोचा। ये लो, इसे पकड़ो, उसने कहा और एक पारदर्शी क्रिस्टल दक्ष की ओर फेंका। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और उस क्रिस्टल को पकड़ लिया। जैसे ही क्रिस्टल उसके हाथ में आया वह हरे रंग की रोशनी में चमकने लगा जिससे पूरा कमरा भर गया। ये क्या है? दक्ष ने असमंजस में उसकी ओर देखते हुए पूछा। माँ ने उसे यह क्यों दिया? क्या यह ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अंधेरी परी से शादी करने के योग्य है या नहीं? क्रिस्टल जितना चमकीला होगा वह व्यक्ति उतना ही योग्य होगा, मिंगलैन ने असमंजस में सोचा। मैंने क्रिस्टल को इतनी चमक से कभी नहीं देखा। ये हरे रंग की रोशनी में भी चमक रहा है जो केवल हमारे पूर्वज की शादी के समय ही देखी गई है। क्या वह हमारे पूर्वजों के पति की तरह है? उसके बाद इस धरती पर आने वाला सबसे योग्य व्यक्ति, मिंगरिन ने सोचा और उसके चेहरे पर शिकन छा गई। दक्ष अभी भी असमंजस में खड़ा था और मिंगलैन और मिंगरन के हैरान चेहरों को देख रहा था। मिंगरिन उठ खड़ी हुई और दक्ष के करीब पहुंची। मैं आपकी इच्छा स्वीकार करती हूँ, आप पूर्व के पति के बाद से प्रकट होने वाले सबसे योग्य व्यक्ति है। मुझे ऐसा करने में कोई दुख नहीं है। लो, उसने कहा और उसने अपने गले से एक हार उतार दिया। मिंगलैन ने जैसे ही हार देखा वह आश्चर्य से मुंह खोलकर देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला क्योंकि उसे गलतफहमी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिंगरिन ने वह हार पहले ही दक्ष को दे दिया था। जैसे ही दक्ष ने हार को अपने हाथ में पकड़ा वह गायब हो गया जैसे कि वह उसके शरीर में समा गया हो। मिंगलैन ने कराहते हुए कहा क्योंकि उसे लगा कि दक्ष के साथ एक संबंध स्थापित हो रहा है। दक्ष को भी अंदर कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि अब वह मिंगलान की ओर ज्यादा आकर्षित हो गया है और अब उनके बीच किसी तरह का संबंध है। उसे मिंगू और
उसकी दूसरी महिलाओं जैसी भावनाएं तो नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मिंगलान के लिए पहले की तुलना में ज्यादा थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने मिंगरन से पूछा। तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। मेरी पिछली बेटी की शादी अब तुमसे हो चुकी है, उसे खुश रखना दामाद जी। मिंगरिन ने दक्ष और मिंगलैन का हाथ थाम हुए कहा। उसने मिंगलैन का हाथ दक्ष के हाथ में दे दिया। दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं शादीशुदा हूँ, दक्ष ने चौंक कर कहा और अपने हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। और शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। अगर आप अपनी परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा है। हमारे डार्क फेरी कबीले में माताएं तय करती हैं कि उनकी बेटियों की शादी किससे होगी। जैसे ही हमारी बेटियां पैदा होती है हमारे गले में एक हार आ जाता है। हम यह हार उस आदमी को देते हैं जिसे हमने लड़की के लिए चुना है। हार को पुरुष अपने अंदर समा लेते हैं और उनके बीच बंधन स्थापित होने के साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है। मिंगरिन ने समझाया। क्या बकवास है, मुझे परवाह नहीं है कि यहाँ कैसे काम होता है। तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करोगे? दक्ष ने ऊंची आवाज में कहा। मिंगरिन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम उसकी मदद करने के बदले उससे शादी नहीं करना चाहते थे? यही तो तुम चाहते थे और मैंने तुम्हें अपनी बेटी दे दी। उसने जवाब दिया। मैं शादी के लिए नहीं बल्कि खजाने और अन्य चीजों जैसे इनाम की मांग कर रहा था। तुमने मुझे बताया भी नहीं और मेरी शादी करवा दी। मेरी पहले से ही पत्नियां हैं, अगर मैं उससे प्यार कर लेता तो ठीक रहता, लेकिन फिर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। दक्ष को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। यह उनकी पहली अधिकार शादी थी और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो मूर्त एक अजनबी था। तुम खजाने के बारे में पूछ रहे थे? मिंगरिन ने चेहरे पर अजीब सी नजर से उसे देखा। अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता। उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और हार भी तुमने अपने पास रख लिया है। उसे तुम्हारे साथ रहना होगा और जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ही जाना होगा। नियम ऐसे ही है। साथ ही मैं क्रिस्टल पर विश्वास करता हूँ। तुम शायद शादी से खुश ना हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से मेरी बेटी के लायक हो और तुम उसे खुश रखोगे। मिंगरिन ने बड़बड़ा हुए कहा। जब मैं जाऊंगा तो वह भी मेरे साथ जाएगी? दक्ष ने पूछा। हाँ, यही नियम है। इसीलिए हमारे डार्क फेरी कबीले में कोई पुरुष नहीं था। जब भी किसी डार्क फेरी की शादी किसी से होती है तो उसे अपने पति के साथ जाना पड़ता है और उसके घर रहना पड़ता है। मिंगरिन ने जवाब दिया। ये तो और भी पागलपन भरा हो गया है। फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपने पति की जगह पर होना चाहिए था। दक्ष ने मिंगरिन से कहा। मेरा कोई पति नहीं है, मैंने शादी नहीं की है, मिंगरिन ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें बच्चा कैसे हुआ? दक्ष ने पूछा, लेकिन उसने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि शायद ये किसी अफवाह की वजह से हुआ है। बच्चा पैदा करने के लिए उसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। डाक परिया पति की जरूरत के बिना अपने बच्चों को जन्म देती है। हम अपने दिल के खून का इस्तेमाल करके अंडा बना सकते हैं जहां से हमारा बच्चा निकलता है। हालांकि जब वे शादीशुदा होती है तो यह अलग होता है, तब वे अपने पति की प्रजाति के अनुसार सामान्य रूप से जन्म देती है। मिंगरिन ने जवाब दिया और समझाया। तो मिंगलैन बिना किसी पुरुष की जरूरत के पैदा हुई है। जो भी हो यह कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मैं शादीशुदा हूं और आपने ऐसा करने से पहले मुझे समझाया नहीं। दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। मैं माफी चाहती हूं लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, यह पहले ही हो चुका है। मिंगरिन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। दक्ष ने मिंगलैन की ओर देखा और पाया कि वह खाली नजरों से उसे देख रही थी। क्या तुम्हें ये शादी स्वीकार है? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। मिंगलैन ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर हिलाया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, अब से तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं मेरी पहले से ही 5 पत्नियां हैं। दक्ष ने मिंगलैन से पूरी गंभीरता से कहा। चारजून ने अपना सिर चिल्लाया। तुम मेरी छठी पत्नी बनोगी? दक्ष ने जूनम के विरोध को नजरअंदाज किया और आगे कहा। मिंगलैन ने फिर अपना सिर हिलाया। तुम बहुत हैरान और खंडन करने का नाटक कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम्हारा पहले से ही कोई प्रेमी है और तुम उसके प्रति वफादार रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पहले से ही 5 पत्नियां हैं। मिंगरिन ने दक्ष से पूछा। जैसा कि मैंने कहा, अगर यह भावनाओं के कारण होता तो मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मुझे जबरदस्ती वाली चीजें पसंद नहीं है। दक्ष ने जवाब दिया। समय के साथ आप में भावनाएं विकसित हो जाएंगी। मेरी बेटी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है, मिंगरिन ने गर्व से कहा। मेरी सभी महिलाएं पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़कियां हैं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम मेरी बातों से सहमत हो गए। चूंकि अब मेरी बेटी भी उनमें से एक है, तो क्या तुम लड़कियों को बचाओगे या मुझे तुम्हें वह खजाने देने चाहिए जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे? मिंगरिन ने दक्ष से पूछा। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब तुम मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार से कोई खजाना नहीं मांगने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना भी चाहिए क्योंकि यह जगह 2 जगहों के बीच में है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी के साथ जाने के बाद शायद वापस ना आ सकूं। दक्ष ने मिंगरिन से कहा। ये ठीक है, जब तक मेरी बेटी खुश है मैं खुश हूँ, बस उसे सुरक्षित रखें। मिंगरिन ने दक्ष से कहा। मैंने पहले ही उससे कहा था कि जब तक वह मेरे साथ है मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, और अब जब वह मेरा परिवार है तो मैं उसे और भी अधिक सुरक्षित रखूंगा। दक्ष ने अपनी नई सांस को जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम अब बहुत शांति से बात करते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम अपने परिवार को ये सब कैसे समझाओ? जून ने दक्ष से कहा। यही बात मुझे भी चिंतित करती है, मैं ईमानदारी से उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ। दक्ष ने जवाब दिया। मुझे पता है कि यह बुरा है, लेकिन मुझे यह अजीब लगता है कि तुम रात में संप्रदाय का पता लगाने के लिए मिंगू को छोड़कर चले गए और सूर्योदय के समय तुम छठी पत्नी के साथ वापस आओगे। जून ने हंसते हुए दक्ष से कहा। तो तुमने मान लिया कि वह मेरी छठी पत्नी है? मुझे पता था कि तुम्हें ये बात पता है, दक्ष ने जवाब
अब में जुन को चिढ़ाते हुए कहा, तो आप उन्हें बचाने के लिए कब जा रहे हैं? मैं आपके साथ एक छोटी सी टीम भेजूंगी। मिनरिन ने दक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, ये ठीक है, मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही बेहतर काम करता हूं, मैं बस मिंगलैन को जगह दिखाने के लिए ले जाऊंगा। दक्ष ने जवाब दिया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जहां तक जाने की बात है, मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं क्योंकि मुझे वापस जाना है। मैं आज रात ही डेमन कबीले के लिए निकल जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, क्या आप सच में किसी और को नहीं ले जाना चाहते? मिंगरिन ने उससे पूछा, मुझे यकीन है, जब बात छिपने की आती है तो मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। दक्ष ने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी तुम पर भरोसा रखूंगी, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना, मैं घोड़ों का इंतजाम करूंगी। मिनरिन ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उड़ जाएंगे। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने सुना है कि तुम उड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत दूर है, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पहुंचने से पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दो। घोड़े ले लो, इससे बस यात्रा में कुछ दिन की देरी होगी। मिनरिन ने जोर दिया, हमारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, मैं अपने उड़ने वाले जानवर का इस्तेमाल करूंगा। दक्ष ने उससे कहा, ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं और 2 लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े हैं, ऐसी चीजें मौजूद हैं? मिंगरिन ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ तक कि मिंगलैन भी दंग रह गई। उसने स्नैक मोना को उड़ते हुए देखा था, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था कि एक व्यक्ति को भी ले जा सके। 2 की तो बात ही छोड़िए, जो जानवर लोगों को ले जा सकते थे और उड़ सकते थे वे यहाँ काल्पनिक कहानियों की चीजें थी। कुछ प्रजातियां खुद उड़ सकती थी जबकि अन्य जमीनी जानवरों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उड़ने वाले जानवर पहले कभी नहीं देखे गए थे। बेशक वे मौजूद है, और हाँ, मेरे पास एक उड़ वाला जानवर है, यदि आप वास्तव में उत्सुक है तो आप इसे हमारे जाने के बाद देख सकते हैं। दक्ष ने मिंगरन को बताया, मैं वहां रहूंगा। मिनरिन ने जवाब दिया, अच्छा, अब जब ये स्पष्ट हो गया है तो चलिए वापस विषय पर आते हैं। मैं मुख्य रूप से राक्षसों और उनकी भूमि के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ आया था, मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। दक्ष राक्षसों के बारे में बात करते हुए गंभीर हो गया। उन्होंने अगले 2 घंटे मिंगरन के कमरे में बिताए। दानव कबीले और उनके स्थान के बारे में बात करते हुए उन्होंने उनकी प्रकृति, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में बात की। उन्होंने अपनी भूमि में पदानुक्रम के बारे में भी बात की। 2 घंटे की लंबी चर्चा के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया था। दक्ष को अब ये स्पष्ट रूप से पता था कि वह किससे निपट रहा था। केवल एक चीज जो उसे नहीं पता थी वह थी उनकी ताकत। वह यहाँ किसी की ताकत नहीं देख पा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास एक अलग तरह की साधना थी, क्योंकि वे एक अलग प्रजाति थे जो उसके लिए अज्ञात थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वे उससे ज्यादा ताकतवर है या कमजोर। इन दोनों ही चीजों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की जरूरत थी। अगर वे ज्यादा ताकतवर थे तो उसे अंदर घुसकर सावधान रहना था, अगर वे कमजोर थे तो वह सिर्फ नरसंहार कर सकता था और जो चाहता था उसे हासिल कर सकता था। इस तरह वह डार्क फेरी कबीले के लिए एक खतरा भी दूर कर सकता था। क्या मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूं? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं और तुलना करके ये जानना चाहता हूं कि वे कितने मजबूत हो सकते हैं। दक्ष ने मिंगरन से पूछा, ठीक है, हम शाम को अभ्यास मुकाबला कर सकते हैं, लेने को ये जगह पता है, वह तुम्हें वहां ले आएगी। मिनरिन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाया और वह हो गया और दरवाजे की ओर चलने लगा। मिंगलैन उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही दक्ष बाहर निकला उसे फिर से ढेर सारे गार्डों ने स्वागत किया। उनमें से अधिकांश अभी भी उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। क्या तुम उनसे कह सकती हो कि वे मुझे अपराधी की तरह ना देखें? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। खैर, आप एक अजनबी हैं, इसलिए हमें आपके आसपास सतर्क रहने की जरूरत है। वह महिला जिसने ने उसे पहली बार उसके कमरे में ले जाया था ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 1 मिनट रोको, मैं तुम्हारी बातें कैसे समझ सकता हूँ? दक्ष और लड़की दोनों ने एक साथ कहा। दक्ष इस बारे में उलझन में था। उसकी जानकारी के अनुसार डाक परियों को एक अलग भाषा समझने के लिए चूमने की जरूरत थी, लेकिन उस लड़की ने उसे चूमा नहीं था। वह उसकी भाषा कैसे समझ सकती थी और वह उसकी भाषा कैसे समझ सकता था? उसे जल्द ही यह बात समझ में आ गई। उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उसकी शादी एक शाही अंधेरी परी से हुई थी। उनकी धारणा तब सत्य साबित हुई जब मिंगलान ने उन्हें जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे विवाहित हो, अब तुम मेरी भाषा भी समझ और बोल सकती हो। यही बात तुम अभी अवचेतन रूप से बोल रही थी। मिंगलैन ने समझाया। उसने दूसरों की ओर देखा और उन्हें बताया कि अभी क्या हुआ था। वह वजन भी नहीं है, वह मेरा पति है और मेरी माँ के आशीर्वाद से हमने अभी अभी विवाह किया है। कृपया उसके साथ सम्मान से पेश आए, मिंगलन ने कहा। उसके शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया, जिससे हर जगह स्तब्ध कर देने वाली आवाजें सुनी जा सकती थी। वह और दक्ष हैरान महिलाओं को पीछे छोड़कर उसके कमरे में चले गए। दक्ष और मिंगलैन उसके कमरे में दाखिल हुए। जब दक्ष बिस्तर पर बैठा था, मिंगलान उसके सामने खड़ी थी। तुम क्यों नहीं बैठते? दक्ष ने पूछा। जब उसने मिंगलैन को अपने सामने खड़ा देखा। बैठो। मिंगलैन उसके बगल में बैठ गया। तुमने मुझे उस हार के बारे में क्यों नहीं बताया? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा और उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें चेतावनी देने ही वाली थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, मिंगलैन ने जवाब दिया। क्या तुम सच में मुझसे शादी करके खुश हो? दक्ष ने पूछा और उसकी आंखों में देखा कि वह क्या महसूस कर रही है। मिंगलैन ने अपना सिर हिलाया। अब आप मेरे पति हैं और मुझे किसी बात का अफसोस नहीं होगा, मिंगलन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मुझे भी इसका पछतावा नहीं होगा, अब तुम मेरी औरत हो, उसने कहा। उन्होंने कहा, अब हिलना मत। उसने अपना हाथ उसकी छाती की ओर बढ़ाया। मिंगलैन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे उसके इरादों का अंदाजा था। दक्ष ने उसकी ड्रेस के ऊपर से छुआ और अपना हाथ अंदर डाल दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। कैटी उसकी उंगली पर थी। मिंगलैन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि दक्ष ने क्या किया था। मुझे अपनी औरत को बंधक बनाकर रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम स्वतंत्र हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपनी कैटी को वापस भेज दिया। धन्यवाद, मिंगल ने खुशी से मुस्कुराते हुए दक्ष को
धन्यवाद दिया, इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। दक्ष को अब उस पर और भी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि अब वह अपने हुनर की वजह से उसके विचारों को सुन सकता था। पहले वह ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि उसके विचार एक अजीब भाषा में थे, लेकिन अब जब वह उसके विचारों को समझ सकता था तो उसे पता चल गया कि उसके मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं थी। अब जब हमारे पास समय है तो मैं तुम्हें अपने परिवार और अन्य लोगों से मिलवा हूँ, दक्ष ने उसे बताया और नकली विश्व रिंग की ओर देखा। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी 3 पत्नियों से मिलवा दूं, चौथी बाहर है, इसलिए तुम अभी उससे नहीं मिल सकती, दक्ष ने मिंगलैन से कहा। उन्होंने जी किंग जू और मे को नकली दुनिया से बाहर निकाला। तीनों लड़कियां उनके सामने आए और असमंजस में चारों ओर देखने लगी। क्या हम भूत द्वीप पर हैं? विंग ने दक्ष से पूछा। वह कौन है? उसने मिंगलन की ओर इशारा करते हुए पूछा। जू और मे पिछली बार की तरह चुप थे। हम भूत द्वीप पर नहीं है, इसके अलावा मैंने आपको उससे मिलवाने के लिए बुलाया था, कुछ अजीब हुआ है और मैंने सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए, दक्ष ने लड़कियों को देखते हुए जवाब दिया। क्या हुआ? जविंग ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। खैर हुआ ये कि मैं भूत द्वीप पर था, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था जब मुझे अंतरिक्ष के बीच मौजूद इस भूमि पर टेलीप किया गया। और फिर दक्ष ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया और उसके आने के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब बताया। और इस तरह मेरी शादी हो गई और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, और अब मेरी दूसरी पत्नी भी है। उन्होंने आ भरते हुए अपनी बात समाप्त की। जी किंग जू और मेई सभी ने दक्ष को शून्य दृष्टि से देखा। तो तुम्हारी शादी ऐसे ही हो गई? ये जी किंग ने कुछ देर बाद कहा, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे क्योंकि यह पूरा स्पष्टीकरण बहुत अप्रत्याशित था। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे और चूंकि यह पहले ही हो चुका है इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करूंगी, उसने आ भरते हुए कहा। जू और मेई ने भी दक्ष का समर्थन किया। मिंग्यू कहाँ है? जविंग ने पूछा, क्योंकि वह उसे यहाँ नहीं पा सकी थी। वह भूत मंदिर में वापस आ गई है, वह वहाँ बिस्तर पर मेरी जगह ले रही है, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं होगा। उस दुनिया का समय रुक गया है और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा, दक्ष ने जवाब दिया। तुम्हें उसे भी बताना होगा, जब तुम उसे बताओगी तो मुझे बुलाना मत भूलना, मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूँ, जिविन ने अपने चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान के साथ कहा, मानो वह टीचर को दक्ष को डांटते हुए देखने के लिए उत्साहित थी। अल्पविराम दक्ष मुस्कुराए बिना न रह सका। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले आऊंगा ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे काट सको, उसने जवाब दिया। जिकिन ने जवाब में मुस्कुरा दिया। वह मिंगलन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। परिवार में आपका स्वागत है, आप वाकई भाग्यशाली है कि आपको उनके जैसा पति मिल। मैंने जितने भी लोगों को देखा है उनमें से वह अपने परिवार के प्रति सबसे दयालु और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं जानती हूँ कि मैं उनके साथ होने के लिए कितनी भाग्यशाली हूँ और अब आप भी उस खुशी को साझा करेंगे, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ मिंगलन से कहा। मिंगलन को उसका समर्थन और स्वीकृति सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि दक्ष की दूसरी महिलाएं उसके जीवन में इस तरह से घुसने के लिए उससे नफरत करेगी, लेकिन वे काफी सहायक थी। परिवार में आपका स्वागत है, छोटी बहन जू और मेई ने भी मिंगलन का स्वागत किया। धन्यवाद, मिंगलन ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ उन दोनों को धन्यवाद दिया। और ठीक है, तुमने माँ को भी नहीं बताया है ना? जिविन ने दक्ष से पूछा जब वह पीछे मुड़कर देख रही थी। अभी नहीं, मैं पहले आप लोगों को सूचित करना चाहता था। आप लोगों के वापस जाने के बाद मैं माँ और दादाजी को बाहर ले आऊंगा, दक्ष ने उनसे कहा। आप हम सबको एक साथ नहीं बताना चाहते? जी क्विंग ने पूछा। इसे कम लोगों के साथ करना बेहतर है ताकि कोई भी परेशान ना हो। साथ ही मैं आपकी स्वतंत्र प्रतिक्रिया सुनना चाहता था। यदि आप क्रोधित थे तो आप इसे माँ और दादा के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसी तरह वे आपके आसपास होने पर खुद को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसे अलग से कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको उससे मिलवाया और अब मैं उससे माँ से मिलवाऊंगी, ने उनसे कहा। ठीक है, ये बात तो सही है, जे क्विंग ने चेहरे पर विचार मगन भाव के साथ कहा। ठीक है, हमारी वजह से दूसरों को सूचित करने में देरी मत करो, तुम हमें वापस भेज सकते हो, जिविन ने दक्ष से कहा। दक्ष खड़ा हुआ और जक्विन के पास चला गया। इतनी समझदारी दिखाने के लिए शुक्रिया, उसने उसे हल्के से चूमते हुए कहा। उसने उसे वापस भेजने से पहले उसे मजबूती से गले लगाया। दक्ष ने जू और मेई को भी एक चुंबन दिया और फिर उन्हें भी वापस भेज दिया। तुमने उन्हें चूमा क्यों? क्या तुम पहले से ही उनकी भाषा नहीं जानते? मंगलन ने दक्ष से पूछा। बाहर ऐसा नहीं होता, चुंबन भाषा समझने के लिए नहीं किया जाता, यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अपने प्रेमी के करीब आने का एक तरीका है, ये केवल प्रेमियों के बीच ही ठीक है, मुझे लगता है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, दक्ष ने जवाब दिया। प्रेमियों के बीच? मिंगलन ने अपने होठों को छूते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे आश्चर्य हुआ जब तुमने अचानक मुझे चूमा, मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। अल्पविराम एक मिनट रुको, तुमने मेरी माँ को भी चूमा था? क्या तुमने भी ऐसा ही सोचा था और इसका आनंद भी लिया था? मिंगलन ने इस बारे में सोचते हुए पूछा। बेशक, मुझे ये पसंद आया, आपकी माँ वास्तव में एक सुंदर महिला है, लेकिन ये हमारी शादी से पहले की बात है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ और दादाजी से मिलवा हूँ, दक्ष ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा। उसने अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेज और अपनी माँ और दादा को बाहर निकाला। इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं आपको मिंगलन से मिलवा दूं, वह मेरी पत्नी है, दक्ष ने अपनी माँ और दादा से कहा। जैसे ही वह बाहर आए, एक और तेजा प्रताप और पल्लवी दोनों ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा, मुझे लगता है कि आपने शब्दों का अर्थ बहुत शाब्दिक रूप से लिया है, तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कौन से शब्द? दक्ष ने असमंजस में पूछा। जितना अधिक उतना बेहतर, तेज प्रताप ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। खैर, यह बुरा नहीं है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि तुम उनसे प्यार करते हो और वे तुम्हारे फैसले से परेशान नहीं है। क्या तुमने लड़कियों को बताया है? पल्लवी
पल्लवी ने दक्ष से पूछा। हाँ, मैंने उनसे कहा था, वे नाराज नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उनकी भरपाई कर दूं, दक्ष ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तो फिर ठीक है, अब मेरी एक और बहू है, बस एक सीमा तक ही काम करना है ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहुत सारी पत्नियां हो, उन सभी को तुम्हारा समय चाहिए, अगर संभव हो तो संख्या 30 से कम रखो, उसने दक्ष से कहा। 30? दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके करीब पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगा, मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूं और इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि आपने हमें अपनी पिछली शादियों में क्यों नहीं बुलाया, लेकिन क्या आपने हमें इस शादी में भी नहीं बुलाया? मुझे लगने लगा है कि आपको वाकई हमारी परवाह नहीं है, तेजा प्रताप ने कहा। ऐसा नहीं है दादाजी, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं आपको आमंत्रित करता, ये सब इतनी अप्रत्याशित रूप से और इतनी जल्दी हुआ कि मुझे आपको बताने का समय नहीं मिला, हालांकि वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है, दक्ष ने अपने दादा और अपनी माँ से कहा। जब उसने मंगलन का हाथ पकड़ रखा था, उसने उन्हें यह नहीं बताया कि यह कैसे हुआ और यह कैसे एक आकस्मिक विवाह था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे मिंगलैन के बारे में कुछ भी कम सोचे। वह इसे प्रेम विवाह जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे अपनी महिलाओं के साथ सटीक होने की जरूरत थी, लेकिन वह अपने माता पिता से इस बारे में थोड़ा झूठ बोल सकता था कि उसने कैसे शादी की, यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। तेजा प्रताप और पल्लवी ने अगले 1 घंटे मिंगलैन से बात करते हुए बिताए। सबसे ज्यादा बात करने वाली पल्लवी थी, क्योंकि उसने उससे अपने बारे में पूछा। वह अपनी नई बहू के बारे में वाकई उत्सुक थी और उसे परिवार जैसा महसूस कराना चाहती थी। उन्होंने उसके पंखों के बारे में भी बात की, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के पास यह नहीं थे। दक्ष ने उन्हें बताया कि वह एक अलग प्रजाति की थी जिसके पंख थे। उनके लिए अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानना आश्चर्यजनक था, जो मनुष्यों की तरह ही थी, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में केवल की दंत में सुना था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास किया। दक्ष ने उनसे ये भी कहा कि वह बाद में उनसे मिलने जाएगा और उन्हें उसकी मां से मिलवाएगा। कुछ समय बाद उसने उन्हें नकली दुनिया में वापस भेज दिया। तारानगर से मिलना कैसा रहा? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। ये वास्तव में अच्छा था, वे बहुत स्वीकार्य और दयालु थे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने असली परिवार से बात कर रहा हूं, मिंगलैन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। वे तुम्हारे असली परिवार हैं और अब तुम मेरे असली परिवार हो, दक्ष ने मिंगलैन से कहा। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, मुझे पता है कि यह मुश्किल था, क्योंकि यह वह नहीं था जो आप चाहते थे, लेकिन आपने फिर भी मुझे अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया, धन्यवाद, मिंगलन ने कहा। जैसे ही वह दक्ष के करीब गई और उसे एक हल्का सा चुंबन दिया। ये चुंबन छोटा था और केवल कुछ सेकंड तक चला। क्या ये सही था? होठों के माध्यम से प्यार की अभिव्यक्ति? मंगलन ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर के साथ दक्ष से पूछा। यह अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दक्ष ने जवाब दिया। और जब उसने मंगलन के चेहरे पर निराशा देखी तो उसने आगे कहा, जब पति पत्नी कमरे में अकेले होते हैं तो छोटा सा चुंबन उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि यह कैसे करना है, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। मिंगलन दक्ष के ऊपर थी। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा और अपना चेहरा आगे लाकर उसके लाल होठों को अपने होठों से बंद कर लिया, साथ ही अपनी बाहें उसकी चिकनी पीठ के निचले हिस्से पर लपेट ली। उसने उसे काफी देर तक चूमा, फिर उसके होठों को मुक्त कर दिया ताकि उसे ठीक से सांस लेने का मौका मिल सके। मिंगलन ने गहरी सांस ली और धुंधली आंखों से दक्ष की आंखों में देखा। क्या तुम्हें इसमें प्यार महसूस हुआ? दक्ष ने उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने इसे महसूस किया, मैं और अधिक महसूस करना चाहती हूँ, मंगलन ने कहा। और इस बार उसने आगे बढ़कर दक्ष के होठों पर अपने होंठ रख दिए। समय बीतने के साथ एक और लंबा चुंबन हुआ। दक्ष ने धीरे से अपने हाथ नीचे किए और उन्हें मिंगलन के नितंबों पर रख दिया। वह अपना एक हाथ तब तक बढ़ाता रहा जब तक कि वह उसके पैरों के बीच उसके पवित्र क्षेत्र पर नहीं पहुंच गया। उसे रगड़ता रहा जबकि उसका दूसरा हाथ उसके नितंबों को दबा रहा था। मंगलन ने अपना मुंह खोला और खुशी से कराने लगी। जैसे ही मिंगलन के होंठ खुले, दक्ष ने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी, जिसने उसकी जीभ के साथ कड़ा संघर्ष किया, जबकि दक्ष ने असामान्य रूप से मीठी जीभ का स्वाद चखने की कोशिश की। तारांकित तरानकन 3 घंटे बीत गए। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था, मिंगलन उसके बगल में पेट के बल लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे कि वह थकी होने के कारण सो रही हो। उनमें से किसी ने भी इस समय कोई कपड़ा नहीं पहना था, क्योंकि वे अभी अभी शादी की पहली रात की तरह ही समाप्त हुए थे। दक्ष ने अपनी तरफ देखा और मिंगलन का सोया हुआ चेहरा देखा। उसने अपना चेहरा उसके करीब लाकर उसके गालों को चूमा। उसने उसे जगाने की कोशिश नहीं की और उसे सोने दिया। वह उठकर बैठ गया और बिस्तर पर बैठने से पहले उसने कपड़े पहने। हम एक विदेशी भूमि पर हैं और आप हनीमून मना रहे हैं, जून ने दक्ष के सामने आते ही झुंझलाहट में कहा। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया तथा उसे अपनी गोद में बैठा लिया और पीछे से उसे गले लगा लिया। जुनलन को भी मेरे साथ ही अनुभव हुआ था और वह मेरी छठी पत्नी है। तुम मेरी पहली पत्नी हो और फिर भी तुम इससे नहीं गुजरी हो। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? उसने जुन से कहा। तुम सच में पिटाई करवाना चाहती हो? हैं, जुन ने जवाब दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मिस डिकनेस्लो ने तुम्हें मुझे छूने की क्षमता देकर मुझे वाकई बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्या मुझे अपनी पत्नी को छूने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? दक्ष ने जून से कहा और उसके गालों को धीरे से चूमा। मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, जून ने उत्तर दिया। क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? मुझे सच बताओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, दक्ष ने जून से कहा। जून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपने होठों से यह स्वीक नहीं कर लेती। तब तक मुझे कभी कभी तुम्हें गले लगाने दो, मैं बस इसी में खुश रहूंगा। दक्ष ने उसके कानों में फुसफुसाया जबकि उसकी बाहें उसके पतले पेट के चारों ओर लिपटी हुई थी। अल्पविराम वे काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे, एक दूसरे के इतने करीब की
मानो वे एक दूसरे का ही एक हिस्सा हो। दक्ष उसकी सांसें भी सुन पा रहा था। क्या मैं तुम्हें ठीक से गले लगा सकता हूँ? दक्ष ने जून से पूछा। केवल एक बार, जून ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। दक्ष ने उसे आज़ाद किया और जून खड़ी हो गई। दक्ष भी खड़ी हो गई। एक बार फिर उसकी पीठ उसके सामने थी। उसने उसे अपनी ओर घुमाया और गले लगा लिया। जून की छाती बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन बहुत छोटी भी नहीं थी। दक्ष ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए उसकी पर्वत चोटियों को महसूस किया। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? उसने उससे फिर पूछा। जून बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने अपने मीठे होंठ खोले और कहा, केवल एक बार। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से कुछ संघर्ष था। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा और अपने होठों से उसके होंठ बंद कर दिए जबकि उसका हाथ जून की पीठ पर घूम रहा था। जैसे ही दक्ष ने शून को चूमा, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। उन दोनों के अलावा दुनिया में कोई और नहीं था। उन दोनों के अलावा दुनिया में कोई और मायने नहीं रखता था। जिस व्यक्ति को वे चूम रहे थे उसके अलावा कोई और उनका ध्यान आकर्षित करने का हकदार नहीं था। दक्ष ने शून को अनंत काल तक चूमा। उसके बाद उसने उसके होंठ छोड़ दिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दक्ष ने जून की आंखों में देखते हुए कहा। मैं जून कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया। वह बिना जवाब दिए रिंग में वापस चली गई और गायब हो गई। मैं भी तुमसे नफरत नहीं करती, उसने मन ही मन कहा। शर्मीली जून वास्तव में प्यारी है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह वापस बिस्तर पर चला गया। दक्ष बिस्तर पर बैठ गया और मिंगलैन के नींद से जागने का इंतजार करने लगा। उन्होंने अपना खाली समय खेती में बिताने का निर्णय लिया। दक्ष ने खेती करना शुरू कर दिया। मिंगलैन के जागने में करीब 3 घंटे बीत गए। मिंगलैन बिस्तर से उठी और अपने कपड़े पहने हुए लाल चेहरे के साथ दक्ष को देखती रही। दक्ष अभी भी साधना कर रहा था इसलिए उसे पता नहीं चला कि वह जाग गई थी। 1 घंटा और बीत गया। तब जाकर दक्ष ने अपनी साधना रोकी। वह पृथ्वी क्षेत्र साधना के 9वें चरण तक पहुंच चुका था और वह इस स्थान का उपयोग अपनी साधना को यथासंभव बढ़ाने के लिए करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी बाएं ओर देखा कि क्या मंगलन अभी भी सो रही है या नहीं, लेकिन वह जाग चुकी थी। मंगलन दक्ष को देख रही थी। तुम जाग गई, तुम्हारी नींद कैसी थी? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा अनुभव है, मिंगलैन ने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। यह अच्छी बात है, साथ ही यह वह समय होना चाहिए जब हमने आपकी मां से मिलने का फैसला किया था। क्या हमें जाना चाहिए? दक्ष ने मंगलन से पूछा। हाँ, मंगलन ने खड़े होते हुए अपना सिर हिलाया। दक्ष भी उठ खड़ा हुआ और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। मिंगलैन ने दक्ष का हाथ पकड़ रखा था और उसकी उंगलियां से लिपटी हुई थी। वे गलियारे से गुजरे और कई डाक परियों की निगाहें उन पर टिक गई। मंगलन ने दक्ष को दूसरी मंजिल पर जाने को कहा। वे एक सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े थे जो दक्ष की ऊंचाई से 2 गुना बड़ा था और यह इतना चौड़ा था कि 2 डाक परियां एक साथ अंदर आ सकती थी। मंगलन ने दरवाजा खोला और दक्ष के साथ अंदर प्रवेश किया। दक्ष एक बड़े हॉल में बैठा था जो गोलाकार था। फर्श की त्रिज्या 30 मीटर थी जिससे उन्हें लड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। कमरा भी काफी ऊंचा था। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिंगलन पहले से ही हॉल में खड़ा था। देर से आने के लिए क्षमा करें, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ माफी मांगी। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी शादी का पहला दिन है। तुम शायद अपने कमरे में अंतरंग हो रही थी और समय भूल गई हो, मिंगलन ने हंसते हुए कहा। मिंगलैन का चेहरा और भी लाल हो गया जब उसने अपना चेहरा नीचे किया। लनेर की प्रतिक्रिया को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं सही थी। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हो, मिनरिन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मुझे तुम्हारी प्रजाति की विशेषता और डार्क फेरीज की लड़ाई के बारे में नहीं पता है और तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे लड़ता हूँ, इसलिए ये कुछ हद तक परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोनों ही हमला करते समय अपनी शक्तियों का केवल 10% ही इस्तेमाल करें। जब हमें इसकी आदत हो जाएगी तो हम हमले की शक्ति बढ़ा सकते हैं, दक्ष ने सुझाव दिया। यह अच्छा लगता है, मिंगलन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेनेर, तुम्हें पीछे खड़ा होना चाहिए, दक्ष ने मिंगलन से कहा और पीछे मुड़कर देखा। मंगलन ने दक्ष का हाथ छुड़ाया और वापस चली गई। वह दीवार के करीब खड़ी हो गई। एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, मंगलन ने जोर से कहा और दक्ष और मिंगलन को याद दिलाया। आप पहले जा सकते हैं, मिंगलन ने से कहा और वह रक्षात्मक स्थिति में आ गई। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूं, दक्ष ने कहा और वह मिनरिन की ओर दौड़ा। दक्ष ने बिना किसी क्यूई का इस्तेमाल किए शारीरिक हमला शुरू किया। उसने सिर्फ अपनी क्रूर शक्ति और शारीरिक साधना का इस्तेमाल किया जो किसी तरह उसकी क्यूई साधना से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन कुछ समय पहले से ही उसका डेमन मोना बहुत तेजी से विकसित होने लगा है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अपना दूसरा ब्लडलाइन ट्रायल पूरा किया। ज्यादा समय नहीं बीता था और उसकी शारीरिक साधना पहले ही उसकी क्यूई साधना से आगे निकल चुकी थी। यदि उसकी शारीरिक साधना की तुलना की जाए तो वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधक के समान स्तर पर था। आकाश क्षेत्र के शारीरिक साधकों के समकक्ष से बस थोड़ी ही दूरी पर उसकी क्यूई साध तुलनात्मक रूप से पीछे थी, लेकिन उसकी गति अभी भी असाधारण थी। साधना के कुछ ही वर्ष हुए थे और वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के शिखर के करीब था। यहाँ तक कि बचपन से साधना करने वाले लोगों को भी इतनी कम उम्र में उस क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल लगता था। दक्ष ने हमला करते समय अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का केवल 10% ही इस्तेमाल किया। मिंगरिन ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया की और उसने भी मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी दक्ष की मुट्ठी पर आ गिरी और वह 3 कदम पीछे धकेल दी गई। मुझे लगता है कि आपकी शारीरिक शक्ति मेरी तुलना में थोड़ी कमजोर है क्योंकि मेरी 10% शक्ति अधिक थी और आप बचाव नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको पता है बचाव करते समय आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं, दक्ष ने मिन से कहा क्योंकि उसे लगा कि उसने जो कहा उसे उसने गलत सम है और वह भी बचाव के लिए अपनी
10 शक्ति का उपयोग कर रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मिंगरिंग ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह आपकी पूरी ताकत थी? दक्ष ने असमंजस में पूछा, अगर वह तुम्हारा 10 था तो ये स्पष्ट है मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदी भी नहीं हूँ। मुझे पता था कि तुम मजबूत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मजबूत हो। हम डार्क फेरी अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, तुम पहले ही मुझे उसमें हरा चुके हो, मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मिंगरिन ने जवाब दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। ये दक्ष को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह पहले रक्त परीक्षण की पुनरावृत्ति थी, जहां वह बाकी सभी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। तुमने कहा था कि दानव नेत्र वह तुमसे थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है, दक्ष ने मिंगरिन से पूछा। हाँ, वे मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे स्तर के नहीं। मुझे इतने बड़े अंतर की उम्मीद नहीं थी, मिंगरिन ने कहा। अब मुझे और भी अधिक विश्वास है कि आप आसानी से लड़कियों को बचा लेंगे, कृपया उन्हें बचा ले और वापस ले आए, उसने कहा और दक्ष का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया, जिससे दक्ष का हाथ भी उसके भरपूर सीने को छू गया। मैं ऐसा ही करूंगा, दक्ष ने कहा और उसने नीचे ना देखने की कोशिश की। धन्यवाद, अगर तुम हमारे पास आ जाओ तो हम शायद राक्षसों का सफाया भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता, बस चुपके से अंदर जाओ और लड़कियों के साथ भाग जाओ, मिंगरिन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब से उसे पता चला कि वह यहाँ इतना शक्तिशाली है उसकी पूरी योजना बदल गई थी। उसने बस अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अद्भुत दामाद मिला, उसने खुशी में दक्ष को गले लगाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बाह दक्ष के चारों ओर लपेटी, उसके उनके शरीर के बीच में दब गए। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने मेरी शादी लेने से कर दी, दक्ष ने जवाब दिया और उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर गले मिलने के बाद वे अलग हो गए। चलो फिर खाना खाते हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो, मिंगरिन ने दक्ष से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लिया। वह उसे डाइनिंग रूम में ले गई। मिंगलैन उनके पीछे पीछे चली गई। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। जब उसने अपनी मां को अपने पति के इतने करीब आते देखा तो उसे भी थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष और अन्य लोगों ने खाना खाया। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद दक्ष कबीले से चला गया। उन्होंने अपने भंडारण वलय से सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर को बाहर निकाला। अल्पविराम, एक उड़ने वाला जानवर जो लोगों को ले जाने के लिए काफी बड़ा है, अद्भुत, वे वास्तव में मौजूद है, मिंगरिन ने उत्साह में कहा। जब उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर को देखा, दक्ष ने मिंगलैन का हाथ पकड़ा और सन डिस्ट्रॉय कंडोर के ऊपर चढ़ गया। सन डिस्ट्रॉय कंडोर उस दिशा में उड़ने लगा जिस दिशा में मिंगलन ने कहा था। सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर रात के अंधेरे में उड़ गया। ठंडी हवा दक्ष और मिंगलैन के शरीर पर लग रही है। हवा आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी। दक्ष को नहीं पता था कि यहाँ रातें इतनी ठंडी होती हैं। जब वह रात के समय डार्क फेरी कबीले में सोता था तो उसे ठंड नहीं लगती थी, शायद इसलिए क्योंकि कबीले के पास ठंड को रोकने वाली कोई चीज थी। लेकिन अब जब वह रात में बाहर था तो उसे ठीक से पता था कि यह कैसा होता है। ठंड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका शरीर ठंड का प्रतिरोध करने में सक्षम था। उसने मिंगलैन की ओर देखा और पाया कि वह कांपने लगी थी। वह मिंगलैन के करीब गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया ताकि उसका चेहरा उसकी ओर हो। दक्ष की कमर उसकी टांगों के बीच थी और उसने उसे गले लगा लिया। उन्होंने अपने भंडारण कक्ष से एक कंबी निकाला और उसे उनके सामूहिक शरीर पर लपेट दिया। मिंगलैन की टांगें दक्ष की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसके दक्ष की छाती के करीब चिपके हुए थे। अब केवल उनके चेहरे ही कंबल से बाहर थे। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो, दक्ष ने मिंगलन से पूछा। मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, मिंगलन ने कहा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सर्दी से उभरी है। तुम्हें ठंड के बारे में सोचना बंद करना होगा, शरीर जल्द ही गर्म हो जाएगा, बस अपना दिमाग सही जगह पर रखो, दक्ष ने मिंगलन से कहा। मिंगलैन ने अपना सिर हिलाया और दक्ष की आंखों में देखा, लेकिन उसने देखा कि दक्ष की आंखें उसके लाल होठों को देख रही थी। उसने कंबल के अंदर दक्ष का हाथ भी महसूस किया, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ से उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। अल्पविराम, उसका दाहिना हाथ अब उसके को सहला रहा था और दबा रहा था। मम्मा, मिंगलैन अपने चेरी ब्लॉसम होंठ खोलते ही हल्के से कराने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने आगे बढ़कर दक्ष के होठों पर अपने होंठ रख दिए। दक्ष और मिंगलैन ने चुंबन करना शुरू कर दिया जबकि उनके हाथ कंबल के अंदर चले गए। मिंगलैन ने अपनी कमर को थोड़ा पीछे की ओर खिसका और अपना हाथ दक्ष की तलवार पर रख दिया जो म्यान से बाहर आने लगी थी। उसने अपना हाथ उसके पैंट के अंदर डाला और उसके छोटे लिंग को बाहर निकाला और उसके चारों ओर अपना हाथ रख दिया। वह अपना हाथ ऊपर नीचे चलाने लगी जबकि दक्ष उसके को सहला रहा। उनका चुंबन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका क्योंकि उनकी लार एक दूसरे के साथ मिल गई थी। दक्ष ने भी अपनी जीभ मिंगलैन के मुंह में डाल दी थी जबकि उसके दोनों हाथ उसके और चोटियों से खेल रहे थे। मिंगलैन ने आखिरकार अपने होठों को आजाद कर दिया और पीछे हटते हुए उसने दक्ष की आंखों में देखा। उसकी आंखें धुंधली थी, मानो वह इस भावना से नशे में थी जो उसके शरीर पर हावी हो रही थी। उसने अपना हाथ कंबल के अंदर डाला। ममम, दक्ष ने हल्की सी आवाज निकाली क्योंकि उसने अपने छोटे चैन के चारों ओर मिंगलैन के नर्म होठों को महसूस किया। मिंगलैन ने अपने मुंह का इस्तेमाल उसके छोटे से लड़के को चूसने के लिए करना शुरू कर दिया था जबकि वह अपना सिर ऊपर नीचे कर रही थी। दक्ष उसके मुंह से आने वाली सभी आवाजें सुन पा रहा था क्योंकि वह उसे सेवा दे रही थी। मिंगलैन ने यह काम 30 मिनट तक जारी रखा और कभी कभी वह अपनी जीभ का इस्तेमाल करके दक्ष की तलवार को ऐसे घुमाती जैसे वह लॉलीपॉप हो मैं छोड़ने जा रही हूं, दक्ष ने मिंगलैन से कहा। मिंगलैन ने हरकत तेज कर दी और अपने होंठ नहीं हटाए। लगभग 1 मिनट के बाद दक्ष ने उसके मुंह में एक चिपचिपा सफेद तरल छोड़ा। मिंगलैन अपना सिर कंबल से बाहर निकाला और अपना मुंह खोला ताकि दक्ष को दिखा सके कि उसने कितना वीर्य छोड़ा है। उसका पूरा मुंह उसके वीर्य से भर गया था। उसने उसकी आंखों के सामने ही उसका वीर्य निगल लिया। अल्पविराम, तुम्हारे होठों पर कुछ है, दक्ष ने मिंगलन से कहा। मिंगलन ने अपनी जीभ मुंह से बाहर निकाली और अपने होठों को चाटने लगी तथा होठों पर
जो थोड़ा सा सफ़ेद तरल पदार्थ बचा था उसे निगल लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मंगलन ने दक्ष से कहा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ प्रिय, दक्ष ने मिंगलैन को जवाब दिया। दक्ष ने कंबल के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी ड्रेस को ऊपर उठाया और उसके अंग को नीचे किया, उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। उसके छोटे योद्धा ने अभी अभी शत्रु पर अपनी सारी गोलियां खर्च कर दी थी, लेकिन उसने पुनः गोलियां लोड कर ली थी और वह एक और भीषण लड़ाई के लिए तैयार होकर खड़ा था। दक्ष ने अपने छोटे लड़के को मिंगलैन के पवित्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर व्यवस्थित किया और उसे बैठा दिया। मिंगलैन बैठ गई और एक जोरदार कराह भरी जिसमें से खुशी की बू आ रही थी। दक्ष का छोटा सा लिंग मिंगलैन के अंदर गहराई तक था और वह पहले से ही उसके गर्भ से टकरा रहा था। दक्ष ने मिंगलैन की कमर को ऊपर नीचे हिलाने में मदद की। उसकी तलवार की नोक हर बार उसके गर्भ से टकराती रही। समय के साथ उनकी हरकतें और तेज होती गई। उनका गहन आनंद सत्र 1 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा, जबकि मिंगलैन की कराह खाली आसमान में गूंजती रही जबकि सन डिस्ट्रॉय कोंडो उड़ता रहा। काफी देर के बाद दक्ष ने अपना छोटा लिंग बाहर निकाले बिना ही अपना सारा भार मंगलन के अंदर छोड़ दिया। रानकन 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 तारांकित में 3 और सत्रों के बाद दक्ष रुक गया। वह कंबल से बाहर आया और अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित किए और फिर मिंगलान को गर्म रखने के लिए फिर से बैठ गया। सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर पूरी रात उड़ता रहा। सूरज आसमान में उगने लगा था। वहां पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा, दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। आमतौर पर उड़ान भरने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन जब हम उड़ते हैं तो आपका बीस्ट हमसे तेज है। मेरा मानना है कि हमें 7-8 घंटे में वहां पहुंच जाना चाहिए, मंगलन ने दक्ष से कहा। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने कंबल हटा दिया क्योंकि सुबह हो चुकी थी और अब ठंड भी नहीं थी। अल्पविराम। दक्ष और मिंगलैन ने चारों ओर देखा और आसपास का नजारा देखा जबकि सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर चमकीले आकाश में उड़ रहा था। एक क्षेत्र वाकई बहुत खूबसूरत था और इसमें कई खूबसूरत जगहें थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति से वाकई बहुत समृद्ध है। वे घंटों उड़ते रहे और कई जगहों से गुजरे। वे बंजर जमीनों से गुजरे, वे घास के मैदानों, झीलों और यहाँ तक कि एक ही दिन में पहाड़ों से भी गुजरे। उन्होंने बहुत सी चीजें देखी। दक्ष ने रास्ते में कुछ महान कबीले देखे जो मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी त्वचा और शरीर संबंधी विशेषताओं जैसे पंजे, पूंछ और चेहरे में कुछ अंतर थे। लेकिन उसने रास्ते में अजीब कबीले भी देखे जिन्हें देखकर उसे अजीब महसूस हुआ। दक्ष ने एक ऐसा समूह देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे वे 2 पैरों पर चलने वाली गाय हो। इसके अलावा दिखने और शारीरिक विशेषताओं के मामले में उनमें और गायों में कोई अंतर नहीं था। उसने बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन ये सबसे अजीब चीज थी जो उसने देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गाय इंसानों जैसी होती है और ये दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। यह ऐसा था जैसे बुद्धिमान गायों को देखना जो 2 पैरों पर चल सकती है। कुछ और समय तक उड़ान भरने के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे पहुंचना चाहते थे। दक्ष ने एक चमकदार लाल गुंबद जैसा अवरोध देखा जो एक विशाल क्षेत्र को घेरे हुए था। तुमने जो वर्णन किया है उसके अनुसार ये दानव वंश जैसा प्रतीत होता है, क्या मैं सही हूँ? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। हाँ, यही जगह है, मंगलन ने को जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। दक्ष ने फुसफुसाना करने वाले कंडोर को नीचे उतरने का आदेश दिया। सूर्य को नष्ट करने वाला कोडोर बैरियर के ठीक सामने उतरा। अल्पविराम, तुम्हें खून से डर नहीं लगता है ना? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा जब वह उसके साथ सन डिस्ट्रॉय कंडोर से उतर रहा था। उन्होंने कहा, यदि आप वहां हैं तो आपको यही रहना चाहिए, अंदर भयंकर रक्तपात होने वाला है। रुको, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम अंदर घुसने वाली नहीं हो? मिंगलैन ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। मैं चुपके से अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद हमारे लिए वापस आना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि मैं जब तक यहाँ हूँ आपके कबीले के लिए बाधाएं और खतरे हटा दूं। दक्ष ने जवाब दिया। ये फिर से आ गया है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम कुछ हथियारी आभा इकट्ठा करो, जुन ने दक्ष के कानों में कहा। हाँ, ये भी मेरे कारणों में से एक है, दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से उत्तर दिया। तो फिर तुम अंदर क्यों घुसते हो? वध के लिए जाने का समय होने तक इंतजार क्यों करते हो? जुन ने पूछा। मैं पहले लड़कियों को मुक्त करना चाहता हूँ, सफाई शुरू करने से पहले बंधकों को छुड़ाना बेहतर है, दक्ष ने जून को जवाब दिया। ऐसा मत करो, पूरी तरह से युद्ध मत करो। दानव कबीला वास्तव में शक्तिशाली है और यदि तुम शक्तिशाली हो तब भी वंट कबीले से मुकाबला करना असंभव है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो जबकि वे बहुत हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम। मिंगलैन ने दक्ष को समझाने की कोशिश की कि वह पूरे कबीले के खिलाफ खुले में लड़ाई ना करें क्योंकि वह उसकी जान के लिए चिंतित थी, लेकिन दक्ष ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और वह आगे बढ़ता रहा। मैं नहीं मरूंगा, उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मुझ पर भरोसा करो, मंगलन ने उसकी आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर मुझ पर भरोसा रखो, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, दक्ष ने कहा। तो क्या तुम्हें खून से डर लगता है? उसने अपना पहला सवाल दोहराया। अल्पविराम। मंगलन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं हूं। चलो फिर अंदर चलते हैं, उसने उससे कहा। 1 मिनट रुको, मैं इससे होकर नहीं गुजर सकती। यह अवरोध इस ग्रह की प्रजातियों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, मेरे लिए इससे होकर गुजरना असंभव है। मिंगलैन ने दक्ष को याद दिलाया, मेरे पास इसके लिए भी एक रास्ता है। मैं तुम्हें एक खास जगह पर भेज रहा हूं, मैं दूसरी तरफ पहुंचने के बाद तुम्हें बाहर ले आऊंगा। मां को नमस्ते कहना, दक्ष ने मिंगलैन से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे नकली दुनिया के अंदर भेज दिया। उसे नकली दुनिया में अपने परिवार के पास भेजने के बाद वह बैरियर की ओर चलने लगा। चूंकि दक्ष टेलीप का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए आमतौर पर एकमात्र विकल्प अवरोध को नष्ट करना होता था, लेकिन उसे बताया गया कि अवरोध इस स्थान के लोगों के लिए बनाया गया था और इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने उन शब्दों पर विश्वास किया और अपनी उंगली से अवरोध को छूने की कोशिश की। उसकी उंगली बिना किसी परेशानी के बाधा से गुजर गई। मुझे लगता है वे सही थे, मेरे सामने बाधा बेकार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा।
वह आगे बढ़ा और अवरोध को पार करते हुए तथाकथित राक्षसों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया तो सबसे पहले उसने बंज जमीन देखी, कहीं भी हरियाली का एक भी कण नहीं था, हर जगह रेत और धूल थी। उसने कुछ दूर पर कुछ इमारतें देखी। समस्या ये थी कि अंदर घुसने की उसकी योजना पहले ही विफल हो चुकी थी, क्योंकि उसने देखा कि वह दसियों राक्षसों के बीच में था जो इस भूमि पर अभ्यास कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी अपेक्षा से अधिक तेजी से शुरुआत कर सकता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपनी आत्मिक तलवार और अपने राजा की तलवार निकाली। अल्पविराम उसने मदद के लिए स्नैक मोनाक को भी बुलाया। चूक उसे पता चला कि ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए उसने ओरियन और डार्क हंट आर्मर्ड राइनो को भी बुलाया। ठीक है दोस्तों, अब मौज मस्ती करने का समय है, उसने जानवरों से कहा। उसके सामने जो राक्षस थे वे बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसा उसने सोचा था। उनके माथे के बीच में बकरी जैसा सी था, उनकी त्वचा गहरे लाल रंग की थी, उनके पंजे भी तीखे थे। वे निश्चित रूप से असली राक्षस नहीं है, या तो ये राक्षसों के नाम का उपयोग करने वाली एक अलग प्रजाति है या फिर उनमें राक्षस वंश का कुछ आभास है। शून्य राक्षसों को देखते ही दक्ष से कहा, जब तक वे मेरी वध आभा को बढ़ाते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपने जानवरों के रूप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और उसकी आत्मा तलवार सभी का ख्याल रख रही थी। राक्षसों को आधे में काटा जा रहा था, चारों ओर से कुछ खुला और कुचला जा रहा था। दक्ष को एक भी उंगली हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सारी हत्यारी आभा एकत्र कर ली थी। वह निकटतम इमारत की ओर आगे बढ़ने लगा और अपने आसपास का दृश्य देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करने लगा। दक्ष आगे चल रहा था, रियन उसके बाएं ओर चल रहा था और डार्क हंट आर्मर्ड राइनो उसके दाएं ओर चल रहा था। सांप सम्राट और उसकी आत्मा तलवार उसके सिर के ऊपर उड़ रही थी। उनके पीछे दर्जनों शव पड़े थे, खून बह रहा था। जैसे जैसे दक्ष की वध आभा बढ़ती गई उसे एक स्वर्गीय अनुभूति होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे अच्छी दवा मिल गई हो। वध करने की उसकी इच्छा बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वह उस स्वर्गीय वध आभा को पाने की भावना को संजोए हुए था। वह अपनी भावनाओं में इतना डूब गया था कि वह मंगलन को नकली दुनिया से बाहर लाने के बारे में पहले ही भूल चुका था। चलते समय उसे कोई राक्षस नहीं दिखा, ऐसा लग रहा था मानो अभ्यास कर रहे राक्षसों के अलावा बाहर कोई और नहीं था। वह सबसे नजदीकी इमारत के पास पहुंच गया, उसकी दिव्य इंद्री भी इस इमारत के अंदर नहीं देख पा रही थी। दक्ष ने अंदर घुसते ही दरवाजा लात मारकर खोल दिया। जैसे ही वह अंदर गया उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह अंदर तक दंग रह गया। इमारत वाकई बहुत बड़ी थी, उसमें हजारों लोग आराम से रह सकते थे, लेकिन ये बात उसे हैरान नहीं कर रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस स्थान पर सैकड़ों काली परियां थी, लेकिन उन्हें पाकर खुश होने के बजाय वह क्रोधित हो गया। उसका खून खोल रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। अल्पविराम कमरे में सैकड़ों डाक परियां थी और उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे। उनके शरीर पर कुछ निशान भी थे, जैसे कि उन्हें जानवरों की तरह कोनों से पीटा गया हो। जैसे ही दक्ष हॉल में दाखिल हुआ वे सभी सतर्क हो गए और कांपने लगे, मानो वे आत्मा के एक और दौर से डर गए हो। मेरे पास उनके लिए कपड़े नहीं है, दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए कहा। मुझे यहाँ आप लोगों को भागने और डाक फेरी कबीले में वापस जाने में मदद करने के लिए भेजा गया था। मिंग्रिन ने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा था। खड़े हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ कपड़े ले आऊंगा, दक्ष ने इतनी ऊंची आवाज में घोषणा की जो सभी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। लड़कियां झकते हुए दक्ष की ओर देखने लगी और कांपने लगी। यो और लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें हमारी घुसपैठ के बारे में पता चल गया है। क्या तुम उनसे निपटना चाहते हो या हमें उनसे निपटना चाहिए? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा, क्योंकि वह भी इमारत में प्रवेश कर रहा था। तुम नहीं करोगे, इस बार मैं खुद ही इन्हें पूंछ दूंगा, दक्ष ने बिना पीछे देखे कहा। लड़कियों, मैं तुम्हें समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरे पीछे आओ, और अगर तुम्हें आए मुझ पर संदेह है तो कम से कम दरवाजे के पास खड़ी रहो और देखो कि बाहर क्या होता है, तुम्हें विश्वास होने लगेगा। दक्ष ने हॉल से बाहर निकलने से पहले उनसे कहा। उसने आगे देखा तो सैकड़ों राक्षस उसकी ओर आ रहे थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम उनमें से कुछ को ले जाएं? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा। वे अभी भी पर्याप्त नहीं है। यदि मैं संख्या के कारण कमजोर की देखभाल भी नहीं कर सकता तो मुझे खुद को साधक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और अपनी राजा की तलवार लहराते हुए सैकड़ों राक्षसों की ओर अकेले चलने लगा। एक अकेला मन मनुष्य 900 राक्षसों की सेना की ओर चला, जबकि हथियारबंद सेना एक अकेले मनुष्य की ओर भागी जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। दक्ष और सेना बीच में मिले। जब दर्जनों राक्षसों ने दक्ष की ओर अपने ब्लेड घुमाए, दक्ष ने अपना शरीर भी नहीं हिलाया। उसने हमलों को अपने शरीर पर होने दिया। उसके पास एक कलाकृति थी जो उसे शक्तिशाली साधकों के हमलों से बचाती थी, यहाँ तक कि पीक अर्थरियल साधक भी एक ही हमले में उसकी कलाकृति की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। उसके सामने मौजूद राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, दक्ष ने अपने बचाव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी तलवार घुमाई और एक साथ 5 सिर काट दिए। वह रुका नहीं और उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार को फिर से घुमाते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ लिया और भी सिर जमीन पर गिरे। दक्ष इतना प्रभावशाली था कि उसका एक ही वार कई विरोधियों को मार सकता था और उसने सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला किया, क्योंकि वह उनके कपड़ों को बहुत ज्यादा खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह लड़कियों को वापस जाते समय अपने कपड़ों के बारे में चिंता होने पर उन्हें पहनने के लिए कह रहा था। आज ये लड़का फॉर्म में लग रहा है, तुम क्या सोचते हो? छोटे पपी स्नैक मोनाग ने ओरियन की ओर देखते हुए पूछा। ओरियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह दक्ष पर कड़ी नजर रखे हुए था। अगर कोई जरूरत होती तो वह मदद के लिए तैयार रहता। तुम सही कह रहे हो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई अपनी इच्छानुसार हत्या कर सके। यह और भी बेहतर होता है जब प्रतिद्वंदी कमजोर हो। जब ये राजा स्वर्ग में था तो एक बड़ा युद्ध हुआ था। इस राजा ने अकेले ही 1 अरब की सेना का सामना किया और उन सभी को खत्म कर दिया, इसीलिए इस राजा को भूमि विजेता नाम मिला। सांप सम्राट ने
आगे कहा, अंततः रान ने सर्प सम्राट की ओर देखा। वह करते हुए सर्प सम्राट की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखने लगा। तुम किसे दीन हाँकने वाला कह रहे हो कमीने? सिर्फ इसलिए कि तुम आकाशीय क्षेत्र में घुस आए हो? तुम सोचते हो कि तुम इस राजा को देख सकते हो? खुश हो कि यह राजा आज अच्छे मूड में है, वरना मैं तुम्हें दिखा देता। सर्प सम्राट ने झुंझलाहट में कहा और रान को घूरने लगा। तारांकित रहे थे तब दक्ष राक्षसों का वध करने में व्यस्त था। यह एक गंभीर लड़ाई की तरह कम और दक्ष के लिए एक वध अभ्यास की तरह अधिक लग रहा था, क्योंकि राक्षस दक्ष पर हमला करते रहे लेकिन वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन दक्ष का एक ही वार उनमें से 10 को मारने के लिए पर्याप्त था। लड़कियों के लिए ये कपड़े पर्याप्त है, उसने बुदबुदाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने काफी लोगों को साफ साफ मार डाला है और अब उसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। दक्ष पीछे कूद पड़ा और तलवार की मुद्रा में आ गया। अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। उसने बुदबुदाते हुए अपनी क्यूई को अपने हाथों की ओर बढ़ाया। तलवार के साथ रूप संत 5वां रूप अराजकता। दक्ष ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाते हुए कहा। जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई, प्रकाश की एक भयावह चाप उसकी तलवार से निकली और आगे बढ़ने के साथ साथ बड़ी होती गई। चाप आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ने पर राक्षसों के शरीर को आधे टुकड़ों में काटता रहा। कोई भी इस हमले का विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि वे घास की तरह कट गए थे। प्रकाश की किरण अंततः इमारत के पिछले हिस्से से टकराए। दक्ष पर हमला करने वाले लगभग सभी राक्षस मर चुके थे और उनमें से केवल 3 ही जीवित बचने में कामयाब रहे थे, क्योंकि वे जमीन पर इस तरह गिरे थे जैसे कि वे मर चुके हो। लेकिन दक्ष ने उन्हें पहले ही देख लिया था। जब तीनों राक्षस मृत होने का नाटक कर रहे थे तो दक्ष उनके करीब चला गया। वह उनमें से एक के ठीक सामने खड़ा था जिसकी आंखें बंद थी। उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई और उस व्यक्ति के सिर की ओर तान दी। उसने अपनी तलवार नीचे खींची और उस आदमी के सिर पर वार कर दिया। उस आदमी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली जो मरने से पहले मरने का नाटक कर रहा था। बाकी 2 राक्षसों ने ये देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह युक्ति काम नहीं आने वाली। वे अपनी जान के लिए बहुत चिंतित थे। वे दोनों उठ खड़े हुए और भागने लगे। दक्ष ने भागते हुए उनकी ओर देखा और उनका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियां चटकाई। उसकी आत्मिक तलवार उन लोगों का पीछा करने लगी जो भाग रहे थे। दक्ष की आत्मा तलवार ने भाग रहे राक्षसों के सिर काट दिए। का सिर रहित शरीर कुछ सेकंड तक भागता रहा, सिर के बिना भी, फिर जमीन पर गिर गया। आत्मा तलवार पीछे हट गई और दक्ष के करीब आ गई। दक्ष ने पीछे मुड़कर उन लड़कियों की ओर देखा जो इमारत से उसे देख रही थी। मैंने कपड़े छोड़ दिए हैं। वास्तव में यदि आपको राक्षसों के कपड़े पहनने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप कपड़े ले सकते हैं और उन्हें पहन सकते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप नग्न भी आ सकते हैं। आपका कबीला केवल महिलाओं का कबीला है। मुझे नहीं लगता कि नग्न होकर चलना बहुत शर्मनाक होगा। चुनाव आपका है। मैंने आपको 2 विकल्प दिए हैं, दक्ष ने उन्हें बताया और आगे बढ़कर अन्य इमारतों की ओर चल पड़ा। उसे यकीन था कि राक्षसों के नेता अभी भी नहीं आए हैं। उसे नेता को भी खोजने की जरूरत थी ताकि वह वस्तु ले सके जिसकी उसे जरूरत थी। तुम लोग लड़कियों के पास ही रहो, यहाँ जो भी राक्षस दिखाई दे उसे मार डालो। मैं आगे जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। उसने जाने से पहले सांप सम्राट और अन्य लोगों से कहा। दक्ष अगली बिल्डिंग में गया और अंदर घुसते ही उसे लात मारकर खोल दिया। उसने बिल्डिंग के दरवाजे की तलाशी ली लेकिन उसे अंदर कोई नहीं मिला। वह इमारत से बाहर निकलकर अगली इमारत की ओर जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि 5 लोग उस इमारत से बाहर आ रहे हैं। वे सभी उड़ रहे थे और उनकी पीठ के पीछे लाल चमगादड़ जैसे पंख थे जो उन्हें उड़ने में मदद कर रहे थे। दक्ष के आगे 5 राक्षस उड़ रहे थे। वे अभी अभी इमारत के सामने से निकले थे। उन सभी 5 की पीठ पर लाल चमगादड़ जैसे पंख थे। तुम कौन हो? दानव कबीले से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जहां तक मैं देख सकता हूं तुम इस लोक से भी नहीं हो। बीच में मौजूद दानव ने गंभीर स्वर में दक्ष से कहा। दक्ष ने बीच में खड़े आदमी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह नेता हो, क्योंकि उसने पहले बात की थी। क्या आप राक्षसों के सरदार हैं? दक्ष ने बीच में खड़े राक्षस से पूछा। मैं मास्टर देमा नहीं हूं, मैं दानव कबीले का बुजुर्ग हूं। बोलो, तुम हम पर हमला क्यों करते हो? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो? दानव ने दक्ष से पूछा। उसने पहले ही देखा था कि दूसरे दानव कितनी आसानी से मारे गए थे। उसे एहसास हुआ कि दक्ष एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह कुछ समय पाने की कोशिश कर रहा था। वह दक्ष को रोक रहा था। मुझे कुछ चाहिए और इसके लिए मुझे तुम्हारे गुरु की जरूरत है। मुझे उनके पास ले चलो, दक्ष ने बीच में खड़े राक्षस से कहा। उसने सामान्य राक्षसों से लड़ाई की थी और उसने अनुमान लगाया था कि वे आरंभिक स्वर्ण क्षेत्र के साधकों की तरह थे। बदतर स्थिति में नेतृत्व शीर्ष स्वर्ण क्षेत्र या थोड़ा मजबूत हो सकता था, इसलिए उसने मजबूत होने का फैसला किया था। दक्ष ऊपर देख रहा था क्योंकि दानव आकाश में उड़ रहे थे, इसलिए उसने भी अपने पंख बाहर निकाल लिए। दक्ष ने काफी समय के बाद अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग किया। उसकी पीठ से 2 सुंदर पंख निकले जो कि क्यूई से बने थे। उनमें से एक पंख सुनहरे रंग का था जबकि दूसरा गहरा काला था। जैसे ही उसके पंख दिखाई दिए दानव बुजुर्ग और भी हैरान हो गए। वे दक्ष जैसे पंखों वाली प्रजाति को देखकर हैरान रह गए। वे तुरंत जमीन पर उतर आए और दक्ष के सामने झुकने लगे मानो वे डर गए हो। भगवान भगवान भगवान! हर बार जब उनका सिर जमीन पर टकराता तो वे चिल्लाते रहते। दक्ष ने असमंजस में नीचे देखा और सोचने लगा कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसके पंख दिखाई दिए दानव डर गए और उसे भगवान कहने लगे। क्या उन्होंने कहीं से पंखों को पहचाना था? क्या पंखों के पीछे कोई इतिहास था? दक्ष आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। उसे स्वर्गीय दानव पंख तकनीक तब मिली थी जब वह अपने पहले सपने में था। यह उसके सपनों में तिनशेन के कमरे में कूड़ेदान में थी। उसने सोचा कि जब उसने इसे विकसित किया था तब यह एक शक्तिशाली साधक का अस्वीकृत कौशल था, लेकिन जैसे जैसे ये कौशल उसके साथ बढ़ता गया उसे यह बेहद अनोखा और उपयोगी लगा। रुको, दक्ष
दक्ष ने आदेश दिया। राक्षस रुक गए और दक्ष को ऐसे देखने लगे जैसे वे किसी देवता को देख रहे हो। तुमने मुझे पहचाना? दक्ष ने उनसे पूछा। स्वर्गीय दानव के पंख, आप भगवान हैं? भगवान, राक्षसों ने पूरी श्रद्धा के साथ कहा। तो फिर मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। दक्ष ने राक्षसों से कहा। हाँ भगवान, कहते हुए राक्षस उड़ने लगे। उन्होंने दक्ष को उस इमारत तक पहुंचाया जहां से वे अभी अभी बाहर आए थे। वे दक्ष को अपने मालिक के कमरे में ले गए। उन्होंने दरवाजा खोला और दक्ष के साथ कमरे में प्रवेश किया। दक्ष ने उस कमरे में दानव को एक पेंटिंग के सामने आंखें बंद करके बैठे देखा। दक्ष का ध्यान दीवार पर लगी पेंटिंग की ओर आकर्षित हुआ। यह एक ऐसे व्यक्ति की पेंटिंग थी जो 20 साल की उम्र के आसपास का लग रहा था। उस व्यक्ति के पास स्वर्गीय दानव के पंख थे जो दक्ष के पंखों की हूबहू नकल लग रहे थे। दक्ष ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और जून ने भी। तियाशन दोनों ने एक साथ कहा। उस पेंटिंग में जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि दक्ष से पहले पत्रिक वंश का पहला उत्तराधिकारी था। भले ही दक्ष उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला था, लेकिन वास्तव में तियाशन ने अपने कौशल से लेकर अपने कानूनों तक उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला था। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि ज्ञानसेन ने लोगों के बीच के इस स्थान में भी अपने पद चिन्ह छोड़े थे, जो इस तथ्य को देखते हुए आश्चर्यजनक था कि उसके पास अंतरिक्ष का नियम नहीं था। एक और बात जो दक्ष को अजीब लगी वह थी जुन। उसे पता था कि तियाशन के पास एक और प्राचीन अंगूठी थी जो दक्ष की अंगूठी से जुड़ी थी और जुन पहले उस अंगूठी में थी। चूंकि जुन तियाशन के साथ उसके उत्थान के समय से ही थी, तो ये कैसे संभव था कि वह इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानती थी? यह कैसे संभव था कि वह राक्षसों को नहीं पहचानती थी? अगर तियाशेम यहाँ आया है तो वह भी यहाँ आई होगी, उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वह अनजान क्यों थी? क्या वह अनजान होने का नाटक कर रही थी? दक्ष समय मिलने पर उससे पूछना चाहता था। चूंकि कोई भी जून की आवाज नहीं सुन सकता था, केवल दक्ष की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राक्षसों का सरदार उनकी ओर पीठ करके बैठा था। राक्षसों में से एक उसे दक्ष के आने के बारे में बताने ही वाला था कि तभी दक्ष ने अचानक तियाशेन शब्द बोल दिया। उस एक शब्द ने बम की तरह काम किया और दानव मास्टर ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और गरजने लगा। कौन भगवान का नाम लेने की हिम्मत करता है? मरने के लिए तैयार रहो। दानव मास्टर पीछे मुड़ते ही खड़ा हो गया, लेकिन उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने देखा कि पंख अभी भी दक्ष की पीठ पर थे। भगवान नहीं, आप एक अलग भगवान है। चूंकि आप हमारे भगवान का नाम जानते हैं और आपके पंख भी वही हैं, तो आप उनके परिवार के ही होंगे। दानव मास्टर ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। मैं हूँ। आप तियाशेन से कैसे मिले? दक्ष ने उससे पूछा। वह भौं सी कोड़कर वह अपने जवाब जानना चाहता था। मैं भगवान शेन से नहीं मिला, मेरे महान पूर्वज मिले थे। दानव मास्टर ने दक्ष से कहा। वह उससे कैसे से मिला? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? क्या वह यहाँ आया था या तुम्हारा पूर्वज इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं गया था? दक्ष ने दानव मास्टर से पूछा। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन चूंकि आप भगवान शेन के परिवार से हैं इसलिए मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। बहुत समय पहले दानव वास्तव में कमजोर थे। हम अमीर कुलों के गुलाम थे और वे हमें अपने अधीन रखते थे और हमसे जो चाहते थे करवाते थे। हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन मेरे पूर्वज को एक दिन एक अजीब पत्थर मिला। मैंने अपने पिता से जो सुना था उसके अनुसार जब पूर्वज ने पत्थर को छुआ तो वह गायब हो गया। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। नई जगह भी अच्छी नहीं थी, वहां बहुत से बुरे लोग थे और उनमें से एक ने मेरे पूर्वज को पीटना शुरू कर दिया क्योंकि वह अजीब लग रहा था। तभी भगवान शेन प्रकट हुए। उन्होंने मेरे पूर्वज की मदद की और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने मेरे पूर्वज को कुछ कौशल दिए। दानव प्रमुख ने दक्ष को बताया। इसके बाद मेरे पूर्वज ने वे कौशल सीखे और उसी पत्थर का उपयोग करके वापस आए। तब से हम राक्षसों का अच्छा समय शुरू हो गया क्योंकि हमने इस भूमि पर हावी होने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल करना शुरू कर दिया। दानव प्रमुख ने दक्ष को बताया। ओह, मुझे अब याद आया, मैं वहां थी जब उसने एक छोटे बच्चे को पिटते हुए पाया। बच्चे के माथे पर सीन थे। बिल्कुल इन लोगों की तरह मैं उस शहर के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी क्योंकि यह एक छोटी सी घटना थी। क्या तुम्हें पता है कि क्या अजीब है? तियाशेन ने उस बच्चे की कहानी पर भी विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि बच्चे को भ्रम है, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को कुछ कमजोर कौशल दिए ताकि वह खुद को कमजोर लोगों से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सके। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इसकी नी भूमिका होगी। जुन ने दक्ष को बताया। तो एक तरह से तियाशेन ही लड़कियों के अपहरण का कारण है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। दक्ष अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आज से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी छोटी छोटी हरकतें भविष्य को इस तरह प्रभावित कर सकती है। वह पत्थर वही चीज होगी जिसकी मुझे जरूरत है। यह अच्छा है कि अब मुझे पता चल गया है। अब जब वे मुझ पर भरोसा करते हैं तो उस पत्थर को पाना आसान हो जाएगा। हो सकता है कि मैं उन्हें मजबूर किए बिना भी उसे हासिल कर सकूं। उसने सोचा, मैं वह पत्थर देखना चाहता हूं जिसका उपयोग आपके पूर्वज लोगों के बीच यात्रा करने के लिए करते थे। दक्ष ने दानव मास्टर से कहा। वह दानव मास्टर ने पत्थर के बारे में सुनकर संकोच किया। रुको, क्या तुम ही थे जो हमारे कबीले पर हमला कर रहे थे? तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान शेन ने हमें फलने फूलने में कि तुम हमें मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या तुम सच में भगवान शेन के परिवार से हो या कोई और जो उनके खिलाफ है? दानव मास्टर ने दक्ष से पूछा और वह भौचक्का हो गया। तुम जानते हो कि मैं बिना किसी प्रयास के तुम सभी को मार सकता हूं। तियाशेन ने तुम्हें जो कौशल सिखाए हैं वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली कौशल सिखा सकता हूं। मैं तियाशेन का बड़ा भाई हूं। भले ही मैं छोटा दिखता हूं, मैं लोगों से होकर जा रहा था जब मैं इस स्थान पर रुका और इस दुनिया में अन्य प्रजातियों पर तुम्हारे द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में सुना। मैंने ये भी सुना है कि तुम उन्हें बंदी बनाकर रख रहे थे और मैं तुम्हें यहाँ से मिटाने आया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हारी मदद की है। हालांकि तुम यही दावा करते हो, मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई ने कभी भी अंतरिक्ष के बीच के आयाम की यात्रा नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारी कहानी पर तभी विश्वास कर सकता हूँ जब तुम मुझे सबूत के तौर पर वह पत्थर दिखाओ। जहाँ तक मेरे छोटे भाई के चित्र
की बात है तो कोई और व्यक्ति जिसने लोगों के बीच यात्रा की हो वह तुम्हें वह चित्र दे सकता था। ये साबित नहीं करता कि तुम्हारे पूर्वज ने मेरे भाई को देखा था, केवल वह पत्थर ही सबूत के तौर पर काम करेगा, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे पत्थर दिखाओ, नहीं तो मैं मान लूंगा कि तुम झूठ बोल रही थी कि मेरा भाई तुम्हारी मदद कर रहा है और मैं तुम सबको इस ब्रह्मांड से मिटा दूंगा। दक्ष ने घोषणा की और उसने अपनी जानलेवा आभा छोड़ी। दानव मास्टर ने शक्तिशाली आभा को महसूस किया और जान गया कि दक्ष मजाक नहीं कर रहा था। वह तानसेन द्वारा अपने पूर्वज को दिए गए कौशल का उपयोग करके अपने वंश को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी बाधित हो गया। वह जानता था कि वह केवल आभा से दक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा, मानव मास्टर ने दक्ष से कहा। वह पीछे मुड़ा और दीवार पर लगे चित्र के करीब गया। उसने चित्र को एक तरफ कर दिया और दीवार पर एक चाबी का छेद दिखा दिया। उसने जेब से चाबी निकाली और चाबी के छेद में डाली। चाबी के छेद के ठीक ऊपर दीवार पर एक गोलाकार छेद दिखाई दिया। उस छेद में एक गोलाकार चीज पड़ी थी। क्या ये कानून का गोला है? दक्ष ने सोचा। जब उसने सफेद गोला देखा जो पहले देखे गए कानून के गोले जैसा लग रहा था, ये रंग में बिल्कुल सफेद था। जुन, क्या ये सचमुच वह गोला है? दक्ष ने जुन से पूछा। मुझे नहीं पता, ये लॉ ऑब्स जैसा दिखता है। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन हो सकता है कि यह लॉ ऑब ना हो। मुझे इससे कोई विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस नहीं होती, हालांकि हम निश्चित रूप से तभी जान पाएंगे जब आप इसे छुएंगे, उसने दक्ष से कहा। दानव मास्टर ने उस गोलाकार चीज को लिया और दक्ष के पास चला गया। ये वह पत्थर है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज यात्रा के लिए करते थे, उन्होंने दक्ष से कहा। मुझे इसे पकड़ने दो, मैं इसे पकड़े बिना यह नहीं जान सकता कि यह असली है या नहीं। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। दानव मास्टर ने दक्ष को गोला देने से पहले कुछ क्षण तक हिचकिचाहट दिखाई। जैसे ही दक्ष ने उस गोले को छुआ वह गायब हो गया, जैसे कि वह उसके शरीर में समा गया हो। दक्ष अपने शरीर के अंदर एक स्वर्गीय सनसनी महसूस कर सकता था, जैसे कि उसके चारों ओर एक पूरी नई दुनिया खुल रही थी। अंतरिक्ष से जुड़ी जो अवधारणाएं उसके दिमाग में अस्पष्ट थी वे स्पष्ट होने लगी। उसने अपनी चेतना को अपने मार्शल स्पेस के अंदर भेजा और देखा कि उसका अंतरिक्ष कानून का पौधा 5 इंच बड़ा हो गया था। अब वह बड़ा हो गया था, तो यही तो मुझे चाहिए था। हालांकि यह कानून का क्षेत्र नहीं था, यह अंतरिक्ष कानून की समझ से संबंधित गोला था। यह अंतरिक्ष कानून के एक कण से भी बना हो सकता है। भले ही यह अंतरिक्ष कानून नहीं था, लेकिन कम से कम इसने आपकी समझ को बढ़ाया और आपकी अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत बनाया। जुन ने दक्ष को बताया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने ये देखने के लिए टेलीप करने की कोशिश की कि उसका स्पेस लॉ अब मुक्त है या नहीं, और वह टेलीप करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उसे कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ। स्पेस लॉ अभी भी उसे यहाँ रखने के लिए काम कर रहा था, लेकिन ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह अभी नहीं जाना चाहता था और इसलिए नहीं कि वह नहीं जा सकता था। पत्थर, तुमने पत्थर चुरा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि पत्थर को गायब होते देख दानव मास्टर पागल हो गया हो। तुम असली भगवान नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो जो पैथिक पत्थर को निकालने के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, दानव मास्टर ने कहा और वह दक्ष की ओर भागा। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार ने दानव मास्टर की गर्दन को ऐसे चीर दिया जैसे चाकू मक्खन को चीरता है। दानव मास्टर का सिर जमीन पर गिर गया और जल्द ही उसका शरीर भी जमीन पर गिर गया। अन्य दानव बुजुर्ग दंग रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि एक उड़ती हुई तलवार कहीं से आई और उनकी गर्दन काट दी। तियाशेन ने तुम्हें आज़ाद किया और मैंने तुम्हें मार डाला। मुझे लगता है कि यहीं पर हमारे रास्ते अलग थे। सच कहूँ तो मैं तुम्हें किसी भी तरह से जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए बुरा मत मानना, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष वहां से चला गया। वह अंधेरे परियों और उसके जानवरों के पास वापस उड़ गया। ओरियन, तुम जाओ और पूरी जगह की तलाशी लो, जो बचे हैं उन्हें मिटा दो, कोई दया मत दिखाओ। दक्ष ने ओरियन से कहा। तुम भी उसके साथ चलो, मैंने अभी अभी एक समझ हासिल की है, मैं उसका संक्षिप्त अध्ययन करना चाहता हूँ, उसने सांप सम्राट से कहा। सर्प सम्राट और रान वहां से निकलकर दानव वंश की गहराई में खोज और संहार अभियान के लिए चले गए। तुम मेरी रक्षा करो, ठीक है, दक्ष ने काले सीन वाले बख्तरबंद गैंडे से कहा और वह पीछे की ओर चला गया। और ठीक है, मैं मिंगलैंड के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। दक्ष रुक गया क्योंकि उसे अचानक मिंगलैंड के बारे में याद आ गया। उन्होंने मिंगलैंड को नकली दुनिया से बाहर निकाला। क्या हम दानव कबीले के अंदर है? इसमें मेरी अपेक्षा से अधिक समय लगा, मिंगलैंड ने उसके सामने आते हुए कहा। हम अंदर हैं और मैंने तुम्हारी कुलों की लड़कियों को मुक्त कर दिया है। राक्षस भी मर चुके हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो, मुझे तत्काल साधना करने की आवश्यकता है। दक्ष ने मिंगलैंड को संक्षेप में समझाया और फिर वह एक कोने में वापस चला गया और ध्यान की मुद्रा में जमीन पर बैठ गया, क्योंकि वह उस अंतरिक्ष ज्ञान के बारे में सोचने लगा था जो उसने प्राप्त किया था और जो अवधारणाएं अभी अभी स्पष्ट हुई थी। मिंगलैंड ने अविश्वास से पीछे देखा और अपने पीछे सैकड़ों काली परियों को देखा। क्या उसने वास्तव में ऐसा किया? राक्षसों ने भी, उसने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा, क्योंकि उसने देखा कि सैकड़ों राक्षस शरीर उस जगह पर बिखरे हुए थे। वह लड़कियों के पास गई और उन्हें सांत्वना देने लगी क्योंकि वे अभी भी असमंजस में थी। ओरियन और स्नैक सम्राट ने पूरे कबीले को एक छोर से दूसरे छोर तक खोजा। उन्होंने अपने घरों में कई राक्षसों को देखा, उन्होंने उन सभी को मार डाला। चुनकी स्नैक सम्राट ने बच्चों जैसे युवा राक्षसों को मारने से इनकार कर दिया, इसलिए ओरियन ने जल्दी से काम खत्म कर दिया। सभी राक्षसों को मारने के बाद रान और सांप सम्राट वापस आ गए। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था। काले सीन वाला बख्तरबंद गंडा उसके करीब खड़ा था और सांप सम्राट और रान भी उसके पास वापस आ गए थे। मिंगलैंड भी करीब था। लगभग हर डाक परी अब कपड़े पहने हुए थी। क्या तुमने सभी राक्षसों का सफाया कर दिया? दक्ष ने सर्प सम्राट से पूछा। बेशक, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह छोटा सा काम इसके लिए मुश्किल था? अगर तुमने मुझसे इस राज्य की सभी
प्रजातियों को मिटा देने के लिए कहा होता तो भी यह मुश्किल नहीं होता। कुछ हजार राक्षसों की तो बात ही छोड़ो। सांप सम्राट ने दक्ष से आत्मसंतुष्ट स्वर में कहा, अच्छा अब तो जाने का समय हो गया है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राजा जानता है कि तुम क्या मांगने जा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये राजा उन सभी के लिए वाहक नहीं होगा। हालांकि मैं उस अनुरोध पर विचार कर सकता हूं यदि तुम मेरे लिए कुछ करो। सांप सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर मैं तुम्हें उन्हें ले जाने के लिए भी कहूंगा तो इसमें समय लगेगा। अब मेरे पास एक बेहतर विकल्प है। दक्ष मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा, मैं अनुमान लगा रही हूं कि आपने अपने अंतरिक्ष कानून के विकास से कुछ बड़े लाभ प्राप्त किए हैं। क्या मैं सही हूं? जून दक्ष के सामने आए और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, हाँ, लाभ बुरे नहीं थे। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा, दरअसल ये पूरी यात्रा उसके लिए बेहद फायदेमंद रही थी। न केवल उसने बहुत सारी स्लॉटर ओरा हासिल की थी और अपनी महारत बढ़ाई थी, बल्कि उसने अंतरिक्ष कानून से संबंधित कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी हासिल की थी। दने सभी काली परियों की ओर देखा, ठीक है सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, हम डाक फेरी कबीले में वापस जा रहे हैं, जल्दी करें। दक्ष ने सभी से कहा। डाक परियां एक दूसरे के पीछे खड़ी होकर एक पंक्ति बना ली। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां सामने की ओर उठाई। उसकी आंखें चमकने लगी और उनका रंग बदलने लगा। उसकी आंखें तारों की तरह काली हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरा अंतरिक्ष उनमें समाया हुआ है। उसने अपने सामने एक घेरा बनाया जिससे एक विशेष पोर्टल बना जो उसके सिर के आकार का था, लेकिन पोर्टल बड़ा होता गया। जब स्थानिक पोर्टल इतना बड़ा हो गया कि लोग उसमें प्रवेश कर सके तो उसका आकार बढ़ना बंद हो गया। ठीक है, यह एक स्थानिक पोर्टल है। पोर्टल का दूसरा छोर डाक फेरी कबीले के प्रवेश द्वार पर है। एक एक करके पोर्टल में प्रवेश करें। दक्ष ने डाक परियों से कहा। डाक परियां स्थानिक द्वार पर जाते समय झिझकती हुई दिखी। उनमें से किसी ने भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। पोर्टल में प्रवेश करो, उस पर विश्वास रखो, मिंगलैन ने डाक परियों से कहा और उन्हें साथ बना दी। लाइन में सबसे आगे खड़ी डाक फेरी ने हिम्मत जुटाई और स्पेटियम आगे बढ़ती गई। बाकी परियां भी उसमें प्रवेश करने लगी। 5 मिनट बाद सभी लोग प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए। केवल मिंगलैन, दक्ष और उसके जानवर ही पीछे रह गए थे। दक्ष ने जानवरों को जानवरों के दायरे में वापस भेज दिया। वह आगे बढ़ा और मिंगलैन का हाथ पकड़ लिया। दोनों एक साथ पोर्टल में दाखिल हुए। पोर्टल का दूसरा किनारा ठीक वही था जहां दक्ष ने बताया था। ये डाक फेरीज कबीले के प्रवेश द्वार पर था। दानव कबीले की कैद से आजाद हुई काली परियां यहां आकर इतनी खुश हुई कि रोने लगी। वे सभी कबीले के अंदर अपने अपने परिवारों की ओर भागी। दक्ष और मिंगलैन भी पोर्टल से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले पोर्टल बंद हो गया। वे कबीले में दाखिल हुए और उनका स्वागत मिंगरिन ने किया जो दक्ष की ओर दौड़ रहा था। जब मिंगरिन उसकी ओर दौड़ रहा था तो उसका ध्यान किसी और चीज पर था। दक्ष अपनी आंखें मिंगरिन के चेहरे पर नहीं रख पा रहा था। मिंगलैन ने देखा कि उसकी नजर कहाँ थी और वह उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने से खुद को रोक नहीं सकी। दक्ष ने ऊपर की ओर देखना शुरू किया और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। मिंगरिन उनके पास पहुंचा और दक्ष को मजबूती से गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिंगरिन ने दक्ष को धन्यवाद दिया। इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हम एक परिवार हैं मुझे लगता है। दक्ष ने उसकी पीठ थपथपाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ हम परिवार हैं। मिंगरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वैसे भी क्या हम तीनों कहीं निजी जगह पर जा सकते हैं? दक्ष ने मिंगरिन से पूछा, तीर्थहरी प्राइवेट, क्या तुम्हें सच में मेरी माँ भी पसंद है? 2 डाक परियों का एक ही आदमी से शादी करना असंभव है। मिंगरिन ने अपने चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजर के साथ दक्ष को याद दिलाया क्योंकि उसने फिर से उसके इरादे को गलत समझा था। सच में तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मिंगरिन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा जबकि उसका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह असंभव नहीं है। ये सच है कि 2 डाक फेरीज ने कभी एक ही आदमी से शादी नहीं की है, लेकिन इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। उसके आखिरी शब्दों ने मिंगलैन को भी चौंका दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह कानूनी तौर पर संभव है। क्या वह वाकई अपनी मां के साथ एक ही आदमी को साझा करने जा रही थी? बस करो, यह अजीब गलतफहमियां बंद करो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, दक्ष ने कहा क्योंकि उसने गलतफहमी को शुरू होने से पहले ही दूर करने की कोशिश की थी। वह फिर से एक नई आकस्मिक पत्नी नहीं पाना चाहता था। यह और भी अजीब होने वाला था अगर वह पत्नी उसकी पत्नियों में से किसी की मां होती। भले ही मिंगरिन ने अपने पूरे जीवन में किसी पुरुष को नहीं रखा था और उसने मिंगलैन को उसकी जीवन शक्ति के एक हिस्से का उपयोग करके बनाया था, फिर भी ये तथ्य था कि वे तकनीकी रूप से माँ और बेटी थी। मैं समझती हूँ मैं लैनिर जितनी अच्छी और सुंदर नहीं हूँ, बेशक तुम मुझे नहीं चाहोगे, कोई भी मेरी ओर आकर्षित नहीं हो सकता। यह अच्छा है कि तुमने गलतफहमी दूर कर दी, मिनरिन ने अपनी आंखों में आत्महीनता भरी नजर के साथ कहा और अपना चेहरा नीचे कर लिया। ऐसा नहीं है, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लेना से किसी भी तरह से कम हो, बल्कि तुम कुछ मामलों में तो उससे भी बेहतर हो। खुद को कम मत आंको, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो तुम जैसी महिला की ओर आकर्षित ना हो। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दक्ष ने मिंगरिन की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए जवाब दिया। वह इस बात से काफी हैरान था कि यह पूरी बातचीत यहाँ तक कैसे पहुंच गई। तो तुम करना चाहती हो बिना शादी के हम तीनों के साथ? वो मिंगरिन हक लाते हुए बोली। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। मिंगलैन ने भी दक्ष को घूर कर देखा। दक्ष खुद को रोक नहीं सका और अपने चेहरे पर हाथ मारा। यह माँ और बेटी तो बहुत ज्यादा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इससे पहले कि आप किसी और अजीब गलतफहमियां में उलझ जाएं, मैं जो कह रहा था उसे स्पष्ट कर दूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि मैं यहाँ अपना काम पूरा कर चुका हूँ और मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था, इसलिए मैं जल्द ही विदा ले लूंगा। हालांकि उससे पहले मुझे एक और काम करना था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उन्हें आपसे मिलवाऊंगी।
तो यही वजह है, मुझे उस गलतफहमी के लिए खेद है। मिंगरिन ने दक्ष से माफ़ी मांगी। मिंगलैन ने भी माफ़ी मांगते हुए उसकी तरफ देखा और मिनरिन ने कहा और दक्ष का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। उसका एक हाथ मिंगलन ने पकड़ा हुआ था जबकि दूसरा हाथ मिंगरिन ने पकड़ा हुआ था जो उनका मार्गदर्शन कर रही थी। दक्ष और महिलाएं मिंगरिन के बेडरूम में दाखिल हुई। दक्ष ने अपनी माँ और अपने दादा और अपनी अन्य पत्नियों को भी बुलाया और उनका परिचय मिंगरिन से कराया। शुरुआत में बातचीत अजीब थी क्योंकि मिंगरिन को उम्मीद नहीं थी कि वह दक्ष की अन्य पत्नियों से मिलेगी, लेकिन उसकी माँ के साथ उसकी बातचीत अधिक स्वाभाविक हो गई। वे बहुत देर तक बातें करते रहे। मिनरिन ने उनसे यहाँ आकर खाना खाने को भी कहा। दक्ष और उसके परिवार ने डार्क फेरीज कबीले में डिनर किया। डिनर के बाद वे फिर से बात करने लगे क्योंकि पल्लवी ने दक्ष के बारे में बचपन की कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। जब सभी महिलाएं एक तरफ बैठकर बातचीत कर रही थी तो दक्ष अपने दादा के साथ थमा खुश लग रही है। मुझे लगता है कि वह उस दुनिया में अकेली होंगी। दक्ष ने आह भरी। यह सिर्फ एक रिश्तेदार से मिलने की खुशी है। जब हम कबीले में थे तब भी वह किसी से इतनी बात नहीं करती थी। पल्लवी प्रताप ने खेती की और अपना ज्यादातर समय और मेई के साथ बिताया। तेज प्रताप ने दक्ष को बताया, फिर भी यह कुछ हद तक परेशान करने वाला है। क्या मैं तुम्हें उस दुनिया में अकेले रखकर तुम्हें कैदी नहीं बना रहा हूं? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम वहां अकेले कैसे रह सकते हैं? हमारा पूरा परिवार वहां है। जडी जू मेई और अन्य लड़कियां हैं। अब जूयंग भी वहां है। वहां कोई अकेलापन नहीं है। तेज प्रताप ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें दूसरे लोगों से बात करना याद नहीं आता? क्या तुम्हें लगता है कि असली दुनिया में रहना बेहतर होगा जो इस जगह की तरह सुरक्षित है? दक्ष ने फिर पूछा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। हमें वहां रखने के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब से हम उस दुनिया में आए हैं मैंने जियाई को बहुत खुश देखा है जितना मैंने उसे लंबे समय में कभी नहीं देखा। तुम जानती हो क्यों? तेज प्रताप ने पूछा। क्यों? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें क्योंकि अब वह अपने बेटे के और करीब आ गई है। पहले वह ऐसा नहीं कर पाती थी लेकिन अब वह कर सकती है और वह इस बात से खुश है क्योंकि उसे पता है कि वह आपके करीब है। उसके लिए आपके आसपास रहना बेहतर है बजाय इसके कि वह किसी अनजान कोने में पीछे रह जाए जहां उसे पता नहीं होगा कि वह आपको फिर से देख पाएगी या नहीं। इसलिए अगर आप असली दुनिया में हमारे लिए एक सुरक्षित जगह खोजने और हमें पीछे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, ये ठीक है। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, ओह, यदि आपको हमारे अकेलेपन की चिंता है तो आप वहां कुछ और लोगों को भेज दे तो बुरा नहीं होगा। कुछ और लोग हो? दक्ष ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जब रात हो गई और सभी लोग विदा हो गए तो दक्ष ने अपने परिवार को नकली दुनिया में वापस भेज दिया। दक्ष अभी भी मिंगरिन के कमरे से बाहर नहीं निकला था और वह उसे देख रहा था। लाने, क्या तुम बाहर इंतजार कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ, दक्ष ने मिंगलान से कहा। कमरे से बाहर जाने से पहले मिंगलान ने उसे और अपनी माँ को कुछ देर तक देखा। दक्ष ने पीछे मुड़कर मिनरिन की ओर देखा। मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ लेकिन तुमसे ये पूछना शायद उचित नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे गलत तरीके से नहीं लोगे, दक्ष ने कहा। वह अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि उसने देखा कि मिनरिन का चेहरा फिर से लाल हो गया था। वह जानता था कि एक और गलतफहमी होने वाली है, इसलिए उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा, चलो तुम्हारे साथ। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? मिंगरिन ने कहा और आगे बढ़ी और दक्ष का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। केवल आप ही नहीं, मैं चाहता हूं कि इस कबीले की हर महिला मेरे साथ आए। दक्ष ने कहा, क्या सभी महिलाएं हैं? मिनरिन का मुंह खुला रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे पूरे कबीले को अपनी दुनिया में स्थानांतरित करना चाहता हूं जहां मेरा परिवार रहता है। तुम्हें वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम बिना किसी चिंता के शांति से अपना जीवन जी सकोगे। तुम क्या कहते हो? मुझे लगता है कि मेरे परिवार को वास्तव में और लोगों की जरूरत है, दक्ष ने मिंगरिन से पूछा और उसने आह भरी। उसके परिवार के रहने की जगह पर सभी डाक परिया, क्या वह वाकई मुझसे सभी लड़कियों को अपना परिवार बनाने की अनुमति मांग रहा है? क्या वह वाकई इतनी सारी औरतें चाहता है? मिनरिन ने सोचा, तुम्हें इतनी सारी महिलाओं की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें और महिलाओं की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकती हूँ और तुम्हारी औरत भी बन सकती हूँ, लेकिन पूरा कबीला मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती, मिंगरिन ने हकलाते हुए कहा। ऐसा नहीं है, दक्ष कुछ कहने ही वाला था जब उसने देखा कि मिंगरिन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं। मिंगरिन उसके सामने पूरी तरह से नंगी खड़ी थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दक्ष खुद को एक अच्छी नजर से देखने से रोक नहीं पाया। मिंगरिन का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे एक कला का एक सुंदर नमूना हो जिसे देवताओं ने खुद गढ़ा हो। उसके कर्व्स बिल्कुल सही जगह पर थे और उसके विशाल बहुत बड़े और मुलायम थे। मैं वादा करती हूँ कि अगर आपको एक से अधिक महिलाओं की जरूरत है तो मैं और लेना आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन कृपया इससे अधिक की मांग न करें, उसने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं था। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और समझाना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता उसे एक रोशनी महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि मिंगरिन की छाती से एक क्रिस्टल निकल रहा है। नहीं नहीं, दक्ष ने चिल्लाते हुए देखा कि क्रिस्टल तेज गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने इस क्रिस्टल को डार्क फेरीज के विवाह
प्रवाह क्रिस्टल के रूप में पहचाना। यह वही चीज थी जिसे उसके शरीर ने अवशोषित कर लिया था, जिससे उसकी शादी मिंगलैन से हुई। दक्ष ने खुद को क्रिस्टल से छूने से बचाने के लिए उस क्रिस्टल के प्रक्षेप पथ में अपने सामने एक स्थानिक पोर्टल बना आया, लेकिन क्रिस्टल ने कुछ अजीब किया जिससे दक्ष दंग रह गया। पोर्टल में प्रवेश करने के बजाय भला गायब हो गया और तुरंत दक्ष की पीठ के पीछे प्रकट हुआ। क्रिस्टल उसकी पीठ पर लगा और उसके शरीर में समा गया। दक्ष घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। वह जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मिंगलैन उसकी चीख सुन सकती थी और कमरे में आ सकती थी। अगर वह उन्हें इस हालत में देख लेती तो बुरा होता। कृपया नाराज मत हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कबीले की सभी महिलाओं को नहीं दे सकती, यह मेरे अधिकार का दुरुपयोग होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सभी को नहीं दे सकती। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि तुम्हें उनकी जरूरत ही ना पड़े। बस मुझसे बाकी सब देने के लिए मत कहो, मिंगरिन ने कहा और बार बार उसका हाथ हिलाती रही जैसे कि वह उसका अनुरोध स्वीकार नहीं करने वाली थी। दक्ष ने रोते हुए चेहरे से मिंगरिन को देखा और सोचा कि आखिर वह उसके जैसी किसी के साथ कैसे आ गया। अब वह महिला अकेले ही उसकी 2 शादियों के लिए जिम्मेदार थी और दोनों ही इसलिए क्योंकि उसने उसे गलत समझा था। वह एक ऐसी इंसान की तरह बैठी थी जो चीजों को ऐसी चीजों से जोड़ सकती थी जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई कि वह हजारों महिलाओं वाला हरम चाहता था, जबकि वह पहली शादी के लिए ही उससे स्पष्ट रूप से नाराज था। दक्ष खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह दरवाजे तक गया और उसे अंदर से बंद कर दिया और फिर मिंगरिन के पास वापस चला गया। जब दक्ष ने दरवाजा बंद किया तब भी मिंगरिन पीछे थी। उसने अपनी नजरें नीची कर ली और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने फिर से दक्ष के इरादे को गलत समझा और मान लिया कि वह किसी और इरादे से ऐसा कर रहा है। दरवाजा बंद करने के बाद दक्ष वापस मिंगरिन के पास गया जिसने कुछ भी नहीं पहना था। वह अपने हाथ उसके कंधों पर रखकर उसकी आंखों में देखता रहा। क्या तुम मूर्ख हो? उसने बिना किसी शिष्टाचार के सीधे उससे पूछा। क्या? मिंगरिन ने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। मैंने जो कहा था वह ये था कि तुम अपने कुल को उस दुनिया में स्थानांतरित कर दो जहां मेरा परिवार रहता है। उस दुनिया के अंदर से शुरुआत करो और वहीं से आगे बढ़ो। यही मैं चाहता था कि तुम करो, ना कि यह। अब मेरे हाथ में एक और शादी है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सबको कैसे समझाऊं कि मेरी सास मेरी पत्नी है। तुम समझती हो कि यह कितना अजीब लगता है? भले ही तुमने पहले कभी किसी पुरुष के साथ संबंध ना बनाए हो, यह ऐसी चीज है जिसे समझाना असंभव है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दक्ष ने अपने मन को शांत रखने और खुद को चीखने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम यही चाहती थी? मुझे माफ करो, मैंने एक और गलती कर दी। मैंने तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल कर दी, मिंगरिन ने कहा और उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इस बारे में चिंता मत करो, भूल जाओ कि यह हुआ था। तुम लेना के साथ जा सकते हो। मैं कबीले को तुम्हारी मनचाही दुनिया में ले जाऊंगी। लेना कबीले के नेता के रूप में कार्यभार संभाल सकता है। मैं इसी दुनिया में रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगी। उसने आंसू छिपाने के लिए नीचे देखते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने फिर से इतनी बड़ी गलती की है, वह भी तब जब तुमने कबीले की इतनी मदद की थी। तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने दूं और इसे भूल जाऊं तो तुम मर जाओगे? लेनेर ने मुझे पहले ही डाक परियों की शादियों के बारे में कुछ बातें बताई है। उसने मुझे बताया कि अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ अपनी शादी को पूरा नहीं करते हैं तो डाक परी मर जाती है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा, दक्ष ने झुंझलाहट में कहा। उसने आह भरते हुए अपना हाथ उसके कंधों से हटा लिया। मुझे लगता है मुझे भी यह समझाना पड़ेगा और उम्मीद है कि वे मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे और मुझे विकृत व्यक्ति नहीं समझेंगे। हालांकि मुझे माँ के लिए बुरा लग रहा है। मुझे उनकी प्रतिक्रिया के बारे में सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि जिस ससुर से वह बराबरी की बात करती थी वह अचानक उनकी बहू बन गई है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह बिस्तर पर वापस चला गया और अपना सिर पकड़कर उस पर बैठ गया। मिंगरिन ने उसे देखा और उसकी आंखें और भी गीली हो गई, आंसू लगातार गिर रहे थे। मैंने इतनी बड़ी गलती की और तुम्हारे लिए चीजें इतनी मुश्किल बना दी, फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? उसने दक्ष के करीब जाते हुए कहा। मुझे पता है कि मुझे इस गलतफहमी के बारे में बुरा लगना चाहिए, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। मुझे कभी नहीं पता था कि किसी की पत्नी होना कैसा होता है। मुझे कभी नहीं पता था कि एक आदमी द्वारा देखभाल किए जाने पर कैसा लगता है। अब जब मुझे पता है तो ऐसा लगता है कि मुझे वह सब कुछ मिल गया है जिसकी मैं कामना करती थी। अगर मैं अब मर भी जाती हूँ तो मुझे किसी बात का पछता नहीं होगा। मुझे छोड़ दो, शादी के बारे में चिंता मत करो और भूल जाओ कि यह हुआ था। उसने दक्ष के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी को मरने नहीं दूंगा। मैं सबको बता दूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह दरवाजे की ओर चलने लगा लेकिन मिंगरिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। मत करो कृपया, उसने धीमी आवाज में कहा और की गहरी आंखों में देखा। चिंता मत करो, ये बस थोड़ी शर्मिंदगी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संभाला ना जा सके, दक्ष ने कहा जब उसने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा और मुस्कुराई। नहीं चकी, आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। एक पत्नी कभी नहीं देख सकती कि उसका पति उसके कारण शर्मिंदा हो और उसे शर्मिंदगी महसूस हो। मैं पवित्र पूर्वजों की कसम खाती हूँ कि अगर आपने किसी को बताया कि हम शादीशुदा हैं तो मैं खुद को मार डालूंगी, मिंगरिन ने कहा और उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये दक्ष ने उसकी शपथ सुनी और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह दुविधा में था लेकिन वह जानता था कि वह उसकी शपथ के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं, जब तक हम ये जानते हैं मैं ठीक हूँ। आपको ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी शपथ
का पालन करना होगा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मिंगरिन ने कहा, मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ रहकर खुश हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और को पता ना चले, मिंगरिन ने कहा, और उसने चकित दक्ष को अचानक अपनी ओर खींचा और उसे अपने नंगे शरीर की बाहों में ले लिया और अपने कोमल होठों से उसके होंठ बंद कर लिए। चुंबन छोटा था और कुछ सेकंड तक ही चला, फिर उसने उसके होठों को मुक्त कर दिया। वह वापस चला गया और उसके कपड़े उठाकर पहनने लगा। चले जाओ, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी और अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे संसार में वंश को स्थानांतरित कर दूंगी, बस किसी को कुछ मत बताना, उसने कहा। वह पीछे मुड़ी और देखा कि दक्ष अभी भी नहीं हिला था, वह अभी भी उसके चेहरे को देख रहा था जो आंसुओं से सना हुआ था। छोड़ो, मैं नहाने जा रही हूँ, उसने कहा और शोवर रूम में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले दक्ष ने दरवाजे की ओर कुछ देर तक देखा, उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मिंगलैन अभी भी बाहर इंतजार कर रही थी और वह दूसरे गार्डों से बात कर रही थी। तुम आखिरकार बाहर आ ही गए, तुमने बहुत लंबा समय ले लिया, तुम मेरी माँ से क्या बात कर रहे थे, उसने दक्ष से पूछा। दक्ष ने मिंगलैन का हाथ पकड़ लिया और जाने लगा। वह उसके साथ उनके शयन कक्ष में गया और बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी कुछ सोच रहा था। मिंगलैन उसके पास गई और उसकी गोद में बैठ गई, उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसकी आंखों में देखने लगी। इतनी गंभीरता से क्यों, बताओ तुमने किस बारे में बात की, क्या ये कोई गंभीर मामला था, मिंगलैन ने पूछा। दक्ष ने मिंगलैन की आंखों में देखा और बोलना शुरू करने से पहले कुछ देर तक उनकी ओर देखा। मुझे उम्मीद थी कि यह एक आश्चर्य होगा, लेकिन आपको इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं खुद आपको बताऊं। आपकी माँ और मैं हमने तय किया है कि डार्क फेरी कबीले को उस दुनिया में स्थानांतरित किया जाएगा जहां मेरा परिवार रहता है। दुनिया में बहुत सारे संसाधन हैं और उनके लिए लड़ने वाली कोई प्रजाति नहीं है, वे वहां शांति से रह सकते हैं, दक्ष ने मिंगलैन को बताया। जब उसने उसे अपने कबीले को अपने साथ ले जाने की योजना बताई ताकि उसका परिवार अकेला ना रहे, इसका मतलब ये भी था कि उसका परिवार और कबीला भविष्य में समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। सच में, मिंगलैन ने कहा और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा और उसके होठों को चूम लिया। हाँ, स्थाना में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए हम तब तक यहीं रहेंगे, दक्ष ने कहा। धन्यवाद, आप सबसे अच्छे हैं, मुझे चिंता थी कि मैं अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन आप उन्हें भी साथ ला रहे हैं, मिंगरिन ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसने अपना हाथ दक्ष की छाती पर रखा और उसे धक्का दिया जिससे वह बिस्तर पर लेट गया। अब तुम नहा सकती हो, उसने उससे कहा और वह खड़ा होकर कपड़े पहनने लगा। मैं विदा लेता हूँ, लेना शायद जल्दी ही जाग जाए, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा रिन, दक्ष ने कहा और आगे बढ़कर उसे हल्का सा चूमा, फिर वह गायब हो गया और अपने कमरे में वापस चला गया। दक्ष अपने कमरे में वापस गया और मिंगलैन से मिला जो बिस्तर पर सोने लगा था। वह दिन बीत गया जब दक्ष सो गया और जागने के बाद साधना करने लगा। अगले दिन गरिन ने कबीले के लोगों को बताया कि वे इस दुनिया को छोड़कर एक सुरक्षित और एकांत जगह पर जा रहे हैं। कबीले के लोग उलझन में थे, लेकिन फिर मिंगरिन ने उन्हें संक्षेप में समझाया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। कबीले के सदस्य जिन्होंने अपने कबीले के सामने आने वाले खतरों को देखा, वे तुरंत इस जगह को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वे इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे, खासकर अब जब उन्हें पता चल गया था कि दानव कबीले का सफाया हो चुका है। लेकिन कुछ समझाने के बाद वे भी सहमत हो गए। मिंगरिन ने उन्हें दक्ष के सुझावों के अनुसार कबीले के लोगों को नई दुनिया में स्थानांतरित करने की तैयारी के बारे में भी बताया। दक्ष ने उसे बताया कि वह पूरी इमारत को अंदर नहीं ले जा सकता। उसने उसे ये भी बताया कि सभी को अपनी जरूरत की चीजें स्टोरेज रिंग में रखनी होंगी क्योंकि वह सिर्फ लोगों को ही अंदर ले जा सकता है। सभी को तैयार होने में पूरा दिन लग गया। रात होने पर सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों में लोग तैयार हो गए। दक्ष ने एक और सफलता हासिल की क्योंकि वह आकाश क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा। वह अंततः प्रथम चरण के आकाशीय क्षेत्र के साधक थे जो बिना किसी कौशल का उपयोग किए अपने आप उड़ सकते थे। हालांकि यह कहा जाता था कि आकाशीय क्षेत्र के साधक उड़ सकते थे और आकाश को छू सकते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे केवल हवा में चल सकते थे या दौड़ सकते थे। केवल स्वर्गीय क्षेत्र के साधक ही वास्तव में उड़ सकते थे। इसलिए दक्ष स्वर्गीय क्षेत्र का साधक बनना चाहता था, जो कि एक लंबी यात्रा थी, लेकिन एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे बहुत सारे पुरस्कार मिलने वाले थे क्योंकि वह एक विश्वकोर और उसके अंदर अपनी एक दुनिया बनाने में सक्षम हो जाता। तारांकित था। दक्ष कमरे के एक छोर पर खड़ा था और डाक परिया उसके पास आती रही। दक्ष उन्हें छूता रहा क्योंकि उसे उन्हें नकली दुनिया में भेजने के लिए उन्हें छूना जरूरी था। वह उन्हें नकली दुनिया में स्थानांतरित करता रहा। दक्ष आमतौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों को भेज सकता था जो उससे संबंधित थे या जिनका उससे मजबूत रिश्ता था। चूंकि मिंगरिन और मिंगलैन उसकी पत्नियां थी और डाक परिया अपने पूर्वजों को साझा करती थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए दक्ष भी उनसे जुड़ा हुआ था। यही वजह थी कि उसे भरोसा था कि वह डाक परियों को अपने साथ ले जा सकता है। एक के बाद एक वह लड़कियों को अपनी नकली दुनिया में भेजता रहा। एक और दिन बीत गया और दक्ष ने नकली दुनिया में लगभग 5000 डाक परियां भेज दी। मुख्य समस्या उनके रहने के लिए जगह की थी जो अभी तक तैयार नहीं थी, इसलिए वह उन्हें केवल टेंट में रहने दे सकता था, जबकि वे धीरे धीरे अपने पास मौजूद चीजों से एक और कबीला बनाने का काम करते। हालांकि उसने पहले ही सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया था, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। यही एकमात्र चीज थी जो उसे इस नकली दुनिया के बारे में पसंद नहीं थी। हालांकि नकली दुनिया उसके लिए सबसे उपयोगी खजाना थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह नकली दुनिया में केवल लोगों और कठपुतलियों को ही भेज सकता था। लेकिन
लेकिन वह किसी जानवर या किसी संरचना को नहीं भेज सकता था। सकारात्मक पक्ष ये था कि वह नकली दुनिया से संरचनाओं को बाहर ले जा सकता था, इसलिए एक बार कबीले की स्थापना हो जाने के बाद यदि वे नकली दुनिया को छोड़ना भी चाहे तो वह उन्हें सभी इमारतों के साथ नए स्थान पर ले जा सकता था, जो अच्छा था क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें फिर से काम नहीं करना पड़ेगा। जब डार्क फेरी कबीले के सभी लोग नकली दुनिया के अंदर चले गए तो दक्ष ने मिंगलैन और मिंगरिन को भी वहां भेज दिया। अब जाने का समय आ गया है। ये यात्रा अच्छी थी और गति का एक अच्छा बदलाव था। अब उस दुनिया में वापस जाने का समय आ गया है जहां समय कभी नहीं रुकता और शक्ति की खोज कभी समाप्त नहीं होती। दक्ष ने आखिरी बार पीछे देखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो और कुछ साल आराम कर सकते हो, अपनी पसंद की जिंदगी जियो, यहाँ आना आसान नहीं है, ये तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है। जुन ने उसके मन में बुदबुदाते हुए कहा, मैं यहाँ रह सकता हूँ और यह निश्चित रूप से शांति होगी क्योंकि वास्तविक दुनिया का समय यहाँ बिताए गए समय से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, एक व्यक्ति जिसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जो करना था वह करने देने के लिए खतरे में रहा। मैं यहाँ रहते हुए उस व्यक्ति को वहाँ नहीं रहने दूंगा। उसका परिवार और परिवार एक साथ रहते हैं। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे अपने अंदर अंतरिक्ष के नियम का एहसास होने लगा था जो उसे यहाँ रोके हुए था। कुछ सेकंड बाद वह भी गायब हो गया। दक्ष खाली शून्य से होकर दुनिया के बीच के स्थान से अपनी दुनिया में वापस जा रहा था। वह 25वीं मंजिल के द्वार के ठीक सामने भूत मंदिर में प्रकट हुआ, लेकिन द्वार से बाहर उगने वाला पौधा अब यहाँ नहीं था। दक्ष ने इधर उधर देखा और वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय में वापस वहीं पहुँच गया था जहाँ वह गायब हो गया था, लेकिन वह पहले से ही जानता था क्योंकि जुन ने उसे समझाया था। दक्ष 25वीं मंजिल तक जाने वाले द्वार का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि वह काम नहीं कर रहा था। उसने तय किया कि वह और भी निचली मंजिलों पर जाएगा और वहां से 25वीं मंजिल के लिए पोर्टल ढूंढेगा। सुबह होने से पहले उसके पास कुछ घंटे थे जो उसे कम से कम काम करने वाला पोर्टल ढूंढने के लिए पर्याप्त थे, जिसका इस्तेमाल वह अगली रात 25वीं मंजिल की खोज के लिए कर सकता था। दक्ष सीधे पहली मंजिल पर चला गया। मेरे पास इस मंजिल तक पहुंच है, इसलिए मुझे 25वीं मंजिल का पोर्टल ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उस पोर्टल की सुरक्षा काफी कड़ी होगी, फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। दक्ष ने अपने शिष्य टोकन को छूते हुए कहा और नक्शे को देखने लगा। यह वहाँ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे 25वां पोर्टल का स्थान मिल गया था। वह अपनी आत्मा तलवार पर उस स्थान की ओर उड़ने लगा। मंजिल के एक छोर से दूसरी छोर तक लंबी उड़ान के बाद दक्ष उस स्थान पर पहुंच गया जहां 25वीं मंजिल का स्थान था। हालांकि यह जगह वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि यहाँ बहुत सारे गार्ड होंगे या कम से कम उतने ही गार्ड होंगे जितने 12वीं मंजिल के पोर्टल की रखवाली करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ एक भी गार्ड नहीं था। ये जगह पूरी तरह से सुनसान थी। दक्ष ने पोर्टल के करीब जाते हुए बहेसकुनी, लेकिन अंत में उसे निराशा ही हाथ लगी। इस जगह का पोर्टल भी बरकरार नहीं था, कुछ स्पिरिट लाइंस टूटी हुई थी। उसका मानना था कि इस जगह पर पोर्टल काम नहीं करता था और इसीलिए यहाँ कोई गार्ड नहीं था। मुझे लगता है कि यह रात बहुत लंबी होने वाली है। दक्ष ने पोर्टल की ओर देखते हुए भरी अल्पविराम। उसने फिर से नक्शा देखना शुरू किया और दूसरी मंजिल का द्वार ढूंढ लिया। दक्ष दूसरी मंजिल के द्वार की ओर उड़ गया और अंदर चला गया। हालांकि इस द्वार पर 2 तैनात थे, दक्ष को नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने दक्ष को दूसरी मंजिल पर पहुंचाया। उसने एक बार फिर नक्शे को देखा और 25वीं मंजिल के पोर्टल की जगह को इस जगह पर पाया। वह फिर से पोर्टल की ओर उड़ा, लेकिन नतीजा वही रहा। 25वीं मंजिल का पोर्टल टूट गया था। यहाँ क्या हो रहा है? आखिर 25वीं मंजिल पर क्या है? यह महज संयोग नहीं हो सकता कि उस मंजिल के दरवाजे टूटे हुए हैं। कोई तो निश्चित रूप से किसी को भी 25वीं मंजिल तक जाने की अनुमति नहीं देना चाहता। दक्ष ने भय सिकुड़ते हुए कहा। वह 25वीं मंजिल के बारे में सचमुच सचेत था और मानता था कि इस बात की अच्छी संभावना है कि जो उत्तर उसे चाहिए वह 25वीं मंजिल पर हो। उन्होंने अगली कुछ मंजिलों को छोड़ दिया और छठी मंजिल के पोर्टल पर जाकर अपने इस सिद्धांत का परीक्षण किया कि 25वीं मंजिल के पोर्टल सभी मंजिलों पर टूटे हुए थे। दक्ष को 25वीं मंजिल का पोर्टल छठी मंजिल पर मिला और वह भी टूटा हुआ था। मैं सही कह रहा हूँ, ये टूटा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या 25वीं मंजिल का पोर्टल एल्स फ्लो पर भी टूटा हुआ है। पिछली बार मैंने ध्यान से जांच नहीं की और अपना सारा ध्यान 24वां मंजिल पर लगा दिया। दक्ष ने भौसिकड़ी मंजिल के पोर्टल पर वापस उड़ गया। वह उस मंजिल पर वापस चला गया जहां वह म्यू के साथ रहता था। 21वीं मंजिल पर कोई पोर्टल सुरक्षित नहीं था, लेकिन उच्च मंजिलों के पोर्टल को कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता थी क्योंकि वे अन्य मंजिलों के पोर्टल की तरह स्वचालित रूप से सक्रिय नहीं होते थे। यह वही था जो दक्ष ने समझा था जब उसने पिछली बार 24वां मंजिल के पोर्टल का उपयोग करने की कोशिश की थी। चूंकि यहाँ ऊपरी मंजिल के पोर्टल का उपयोग बुजुर्गों के अलावा किसी और द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ 25वीं मंजिल के पोर्टल को नष्ट करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मुझे इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। यदि पोर्टल बरकरार है तो मैं इन पोर्टल के उपयोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता हूँ। दक्ष ने 25वीं मंजिल से उड़ान भरते हुए कहा। कुछ देर बाद दक्ष 25वीं मंजिल के पोर्टल के सामने उतरा। उसने अपनी आत्मा तलवार उतार दी और पोर्टल के करीब चलने लगा। इसका कोई मतलब नहीं है, वह पोर्टल भी यहाँ बरकरार नहीं है। आखिर 25वीं मंजिल पर क्या है? दक्ष ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ कहा। 1 मिनट रुको, क्या ये हो सकता है कि उस अलग क्षेत्र का द्वार यही है, वह स्थान जिसके लिए वे मंदिर में बलि चढ़ा रहे हैं? यदि द्वार वहाँ है तो ये समझ में आता है कि वे उस मंजिल के सभी द्वारों को नष्ट कर दे और उसकी मरम्मत ना करें। या तो ऐसा है या फिर कुछ ऐसा है जिसे वे वास्तव में प्रकाश में नहीं आने देना चाहते। दक्ष ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। वह अपने आंगन में वापस आया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके देखा कि अंदर क्या हो रहा है। ये सुनिश्चित करने बात की सब कुछ ठीक है। दक्ष अपने
कमरे में टेलीप हो गया जहां मिंगू सो रही थी। उसने मिंगू के शरीर से कंबल हटा दिया। उन्होंने कहा, मैं वापस आ गया हूं। दक्ष ने म्यूयू के प्रांगण में प्रवेश किया और सीधे उस कमरे में पहुंच गया जहां वह रह रहा था। जैसे ही वह कमरे में आया उसने देखा कि मिंगू ने अपने पूरे शरीर को एक कंबल से ढक रखा था, जो कि उनकी पहचान छिपाने के लिए योजना बनाई गई थी। मैं वापस आ गया हूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसका कंबल नीचे सरका दिया और उसका चेहरा उजागर कर दिया, जो मलिन के चेहरे जैसा लग रहा था क्योंकि मिंगू ने मुखौटा सक्रिय कर रखा था। उसने आगे देखा और दक्ष का चेहरा देखकर मुस्कुराए। तुम वापस आ गए, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। मिंगू ने शरारत का मुखौटा निष्क्रिय कर दिया और मुखौटा उतार दिया। क्या तुम्हें वह मिल गया जिसे पाने के लिए तुम निकली थी? मिंगू ने दक्ष से पूछा। वह सोच रही थी कि उसे वह मिल गया या नहीं, क्योंकि दक्ष के हाव भाव से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बहुत कुछ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं पाने के लिए नहीं निकला था। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि उसे अपने पिता के बारे में सुराग नहीं मिला, लेकिन उसे 2 पत्नियां मिल गई जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वह कैसे समझाए। तुम ऐसे क्यों दिख रही हो, क्या हुआ? मिंगू ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। वह उठकर बैठ गई और एक तरफ हट गई। उसने दक्ष को बैठने के लिए थोड़ी जगह दी और बिस्तर पर थपथपाते हुए उसे इशारा किया कि वह बात करते समय बैठा रहे। जब मैं 25वीं मंजिल का पोर्टल ढूंढने की कोशिश कर रहा था तब कुछ अजीब घटनाएं घटी। मुझे टेलीपेशन पोर्टल में से एक पर एक अजीब पौधा मिला। टेलीप स्टेशन पोर्टल टूटा हुआ था और पौधा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे छुआ, लेकिन पौधा वाकई खास था। इसने मुझे एक अजीब जगह पर पहुंचा दिया जहां अलग अलग सभ्यताएं रहती थी। दक्ष ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। वहां मैं उन प्रजातियों के साथ रहा जो इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उनके पंख परियों जैसे थे। वे खुद को डाक परियां कहते थे। उन्होंने मुझसे उनके लिए कुछ करने को कहा जिससे उन्हें फायदा हो और मुझे दुनिया में वापस जाने में मदद मिले। स्वाभाविक रूप से मैं उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया और मैंने उनसे कुछ खजाने भी मांगे, लेकिन गलतफहमी के कारण उन्हें यह नहीं लगा कि मैं डार्क फेरीज कबीले की यंग मिस को चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब तक वह कहानी के इस बिंदु पर पहुंचे तब तक मिंदू के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। मुझे मत बताओ कि तुमने शादी कर ली है, उसने चेहरे पर संदेहास्पद भाव लाते पूछा। खैर, मेरी शादी हो गई। यह एक दुर्घटना थी क्योंकि उन्होंने शादी का क्रिस्टल उसकी ओर फेंका, ये सोचकर कि मैं उनकी युवा लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैंने क्रिस्टल को पकड़ लिया, यह नहीं जानते हुए कि यह क्या है। अगली बात जो मुझे पता चली वह ये थी कि क्रिस्टल मेरे शरीर द्वारा अवशोषित हो गया था और लड़की और मेरे बीच एक संबंध स्थापित हो गया था। क्योंकि मैं उस दुनिया में था इसलिए मुझे आपको बताने के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने परिवार और दूसरी लड़कियों को बताया, दक्ष ने कहा। और ठीक है, जेक ने कहा था कि जब मैंने आपको बताया तो वह यहाँ रहना चाहती थी। वह जवी को अपने भंडारण रिंग से बाहर लाया। जिविन कमरे में आया और चारों ओर देखने लगा। क्या तुमने उसे बताया कि क्या हुआ? उसके हाव भाव देखकर मुझे लगता है कि तुमने उसे बताया होगा, जविंग ने चेहरे पर दिलचस्प भाव लाते हुए कहा। वह बिस्तर पर चली गई और मिंगू के पास बैठ गई तथा मिंगू के जवाब का इंतजार करने लगी। क्या तुम उस लड़की को अपने साथ लाए हो? मिंगू ने पूछा। हाँ, यह एक गलतफहमी थी जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन शादी असली थी, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था, दक्ष ने आह भरते हुए समझाया। उन्होंने कहा, मैंने उस कबीले के सभी लोगों को भी ले लिया और उन्हें नकली दुनिया में भेज दिया। वे वहां अपनी सभ्यता शुरू कर सकते हैं। इससे दुनिया उन लोगों के लिए भी कम खाली लगेगी जो पहले से ही वहां मौजूद है। चूंकि आपने वह सब कर लिया है जो आप कर सकते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपको दोषी ठहरा सकती हूँ। आपने उसे पीछे ना छोड़कर अच्छा किया, मिंगू ने सिर हिलाते हुए कहा। यही तो मैंने भी कहा था, जो हुआ सो हो चुका है और हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह गलतफहमियां फिर ना हो। एक बार गलतफहमी की वजह जैसे पत्नी मिल जाना ठीक है, लेकिन दूसरी बार ऐसा करना बहुत बुरा और ज्यादा संदिग्ध होगा, जी किंग ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह जाग रही है, बेहतर होगा कि तुम अभी वापस चले जाओ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने देखा कि म्यूयू जाग गई थी, जक्विंग और मिंगयू ने अपना सिर हिलाया और दक्ष का एक एक हाथ पकड़ लिया। दक्ष ने उन्हें नकली दुनिया में वापस भेज दिया और शरारत का मुखौटा पहनकर उसे सक्रिय कर दिया। वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद म्यूयू ने दरवाजा खोला और अपने कमरे में प्रवेश किया। लिटिल लिन, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? उसने दक्ष के पास बैठते हुए कहा। उठो प्रिय, तुम्हें औषधि स्नान की आवश्यकता है, ये तुम्हारी सहायता के लिए है। नाश्ता भी यही होगा, उसके बाद हम तुम्हारे साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसने कहा। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया और म्यूयू को देखा। सुप्रभात माँ, दक्ष ने म्यूयून का अभिवादन करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, म्यूयून ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उठो और नहाने जाओ, जल्दी करो, हम तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू करने के लिए मिल रहे हैं ताकि तुम मंदिर की बलि जीत सको। दक्ष उठकर बिस्तर से उतर गया और बाथरूम की ओर चलने लगा। वह बाथरूम में गया और बाथटब पर बैठ गया जो औषधीय पानी से भरा हुआ था। अच्छे और पौष्टिक स्नान के बाद वह बाथटब से बाहर निकला। उसने अपना शरीर पोंछ और कमरे से बाहर चला गया। उसने म्यूयून के साथ नाश्ता खत्म किया। नाश्ते के बाद म्यूयून दक्ष को एक अलग कमरे में ले गया जो पूरी तरह से खाली था। मध्य में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना तकनीक या कोई अन्य ज्ञान याद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से ही कुछ चीजें सिखाऊंगा जो मंदिर में बलिदान के दौरान काम आ सकती है। म्यूयू ने कमरे के मध्य की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष कमरे के बीच में बैठ गया और उसके मार्शल कौशल को साझा करने का इंतजार करने लगा। उसे सच में विश्वास था कि वह मार्शल कौशल छोड़ने जा रही थी, भले ही उसने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। आखिरकार कुछ मुफ्त कौशल प्राप्त करना बुरा नहीं था। म्यूयून दक्ष के सामने बैठी थी और वह अपनी स्टोरेज रिंग
रिंग से एक स्क्रॉल निकाल रही थी। यह समझ का एक स्क्रॉल है, पहले तुम इसके बारे में जानते थे क्या? तुम्हें अब इसके बारे में कुछ याद है? उसने दक्ष से पूछा। नहीं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम जैसा मैंने सोचा था। तो फिर मैं समझाता हूँ। समझ के स्क्रॉल वे स्क्रॉल है जिनमें कौशल के बारे में ज्ञान होता है। यह मार्शल स्किल बुक से बेहतर है क्योंकि यह चीजें न केवल कौशल की साधना पद्धति के बारे में बताती है बल्कि इनमें शामिल कौशलों का कुछ सच्चा सार भी होता है। इसलिए ये चीजें कौशल पुस्तकों की तुलना में अधिक कीमती है। इसकी मदद से किसी कौशल को समझना मैनुअल को पढ़ने और स्वयं समझने की तुलना में बहुत आसान और तेज है। म्यू यून ने कहा, एक सामान्य विचार के लिए मैं कहूंगी कि जिस कौशल को विकसित करने और समझने में आपको आमतौर पर 3 महीने लग सकते हैं उसे 3 दिन या उससे ज्यादा समय में सीखा जा सकता है। मंदिर बलिदान के लिए हमारे पास 1 सप्ताह है। आप 3 ऐसे स्क्रॉल को समझ सकते हैं जिनमें वे कौशल शामिल है जिन्हें आपने पहले समझा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले ही कौशल को समझ लिया है। भले ही आपको याद ना हो कि आपका शरीर इसे याद रखता है या नहीं, उन्हें दूसरी बार समझना बहुत आसान होगा। मुझे यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। उसने आगे कहा, यह समझ का पहला स्क्रॉल है जिसे आपने समझा है। यह आपको तब दिया गया जब सभी ने आपकी साधना क्षमता की खोज की। यह भूत मंदिर का सबसे अच्छा साधना कौशल है, म्यू यून ने दक्ष से कहा, क्योंकि उसने उसे पहला स्क्रॉल दिया था। इसे 9 भूत साधना कहते हैं। यह साधना कौशल वास्तव में प्रभावशाली है और यह साधना की गति को भी बढ़ाता है। मंदिर के स्वामी भी इसी साधना कौशल का उपयोग करके साधना करते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप पहले इसे समझ ले ताकि आप अपनी साधना फिर से शुरू कर सके। उसने दक्ष से कहा, इसे खोलो। उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने स्क्रॉल को देखा और उसे खोलना शुरू कर दिया। भूत मंदिर की सबसे अच्छी साधना पुस्तिका, क्या ये वास्तव में उस नामहीन साधना पुस्तिका से बेहतर हो सकती है जिसे मैंने विकसित किया था? दक्ष ने पुस्तक खोलते हुए सोचा। जैसे ही स्क्रॉल खुला ऐसा लगा जैसे दक्ष किसी नई दुनिया में पहुंच गया हो। उसने देखा कि 9 विशालकाय भू उसके इर्द गिर्द तैर रहे थे। दक्ष के सामने एक विशालकाय पत्थर की कब्र थी जिस पर साधना तकनीक लिखी हुई थी, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को निगलने की विधि जिससे स्वर्गीय विनाश के 9 भूतों की तरह शक्तिशाली बन सके। साधना कौशल वास्तव में दिलचस्प है और साधना विधि भी उतनी कठिन नहीं है। साधना की गति भी खराब नहीं है। यह मेरे द्वारा देखे गए किसी भी साधना कौशल से कहीं अधिक तेज है, लेकिन फिर भी यह नामहीन साधना तकनीक के बराबर नहीं है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? उच्च क्षेत्र की एक तकनीक अमर लोगों के लिए बनाई गई है जबकि दूसरी नश्वर लोगों के लिए बनाई गई साधना तकनीक है। इस दुनिया के कौशल के मामले में यह अच्छा है, लेकिन मेरे पास पहले से जो है उससे काफी अच्छा नहीं है। उसने सोचा, नश्वर दुनिया से एकमात्र कौशल जो मेरे साधना कौशल के बराबर हो सकता है वह संत राजा जियानवू का कौशल होना चाहिए। दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता कि संत राजा ने कौन सा साधना कौशल विकसित किया था क्योंकि यह बहुत पहले की बात है। अब कम से कम कौशल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये दिखावा करूंगा कि मैं इसे समझ गया हूं। उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गीय विनाश के 9 भूत कौन थे। उनका नाम काफी दिलचस्प है। उन्होंने खुद को स्वर्गीय विनाश नाम देने का साहस किया। जब उन्होंने ये कौशल सीखा होगा तो वे वाकई बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। दक्ष ने अपने चारों ओर तैरते 9 भूतों को देखते हुए कहा, अब मैं इस जगह से कैसे निकलूं? मैं यहाँ सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि यह साधना कौशल बेकार है। दक्ष ने खड़े होते हुए कौशल को समझने की कोशिश करने के बजाय बड़बड़ा, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने महसूस किया कि एक भयंकर आभा उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रही है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सभी 9 भूतों की आंखें अब खुल गई थी। क्या तुम लोग नाराज हो कि मैंने इस कौशल को बेकार कहा? बेशक ये बेकार है। ये चीजों की बड़ी योजना में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नश्वर लोगों का खिलौना है जिसके साथ मैं खेलना नहीं चाहता। मुझे परेशान करना बंद मत करो या मैं तुम सबको काट डालूंगा, भले ही तुम इस कौशल का सार हो। दक्ष ने कहा और उसने अपने दानव सम्राट काया को सक्रिय किया ताकि वह खड़ा होने पर उसे सहारा दे सके। जैसा कि उसने कहा, जो बल उसे नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था वह रोका नहीं, इसके बजाय वह और भी तीव्र हो गया। दक्ष के पैर जमीन पर धंसने लगे लेकिन उसने अपने घुटनों को मुड़ने नहीं दिया। बस क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचे धकेल सकते हो? तुम तो बस साधना कौशल का सार हो। भले ही असली 9 भूत यहाँ हो, मैं उन्हें मुझे जमीन पर नहीं आने दूंगा। मेरे लिए मरो, दक्ष ने गरजते हुए कहा। जब उसकी पीठ पर सुंदर पंख दिखाई दिए जिससे उसे शक्तिशाली दबाव के बावजूद उड़ने और जमीन से बाहर निकलने में मदद मिली। डार्क फेरी कबीले में रहते हुए जब दक्ष आकाश क्षेत्र में पहुंचा तो उसके पंखों का विकास हुआ। पहले उसके 2 खूबसूरत पंख थे जो अलग अलग रंगों के थे। एक तरफ सुनहरा था जबकि दूसरी तरफ काला, लेकिन विकास के बाद उसके पंख कई गुना बढ़ गए। अब उसके 4 पंख थे। 2 पंख बाएं ओर थे जबकि 2 पंख दाईं ओर थे। हालांकि रंग अभी भी अलग थे, वे अभी भी सुनहरे और काले थे, लेकिन पंख अब और भी ज्यादा आकर्षक और खास लग रहे थे। दक्ष आसमान में उड़ते हुए 4 पंखों वाले देवदूत की तरह लग रहा था। 9 भूतों ने अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा। उनकी आंखें लाल हो गई, हवा ठंडी हो गई और आसमान में गरजने लगी। हर जगह बिजली गिरने लगी। दक्ष लगातार बिजली से बचता रहा। तुम समझ नहीं पाओगे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गड़गड़ाहट क्या होती है। दक्ष ने आसमान की ओर हाथ उठाते हुए कहा, थंडर ब्लेड। दक्ष दहाड़ा। आसमान और भी अधिक काला हो गया क्योंकि बादलों का एक और समूह आसमान में छा गया। जबकि थंडर पहले 9 भूतों को प्रभावित नहीं कर रहा था। दक्ष जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि थंडर स्वर्ग का थंडर नहीं था बल्कि कौशलसार द्वारा बनाया गया थंडर था। अगर यह स्वर्ग का असली थंडर होता तो यह 9 भूतों को जलाकर राख कर देता क्योंकि स्वर्गीय थंडर भूतों और आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन था। दक्ष ने 9 भूतों में से एक की ओर अपनी उंगली उठाया। आकाश से एक बिजली गिरी जैसे वह स्वर्ग के सम्राट का भला हो और उस भूत पर गिरी जिसकी ओर दक्ष इशारा कर रहा था। भूत जलने लगा और शीघ्र ही गायब हो गया। लक्ष्य ने सोचा था कि वह इस जगह के 9 भूतों को नष्ट करके इस जगह से बच सकता है, लेकिन भले ही उसने उनमें से केवल एक को नष्ट किया हो, उसने देखा कि दुनिया धुंधली होने लगी है। ये
स्पष्ट था कि यह जगह नष्ट हो गई थी और वह जल्द ही यहाँ से बाहर जाने वाला था। मुझे लगता है कि मुझे उन सभी को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, चूंकि यह तकनीक 9 भूतों के बारे में है। जब तक 9 भूत नहीं होंगे ये कौशल समान नहीं होगा और यह सम की दुनिया टूट जाएगी। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली और खुद को म्यूयन के सामने बैठा पाया। तुम इतनी जल्दी समझ की दुनिया से बाहर हो गए। मुझे पता था कि तुम इसे तेजी से समझोगे क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से भी अधिक तेज था। अच्छा काम है। म्यूयन ने दक्ष की खुशी से प्रशंसा की और उसका सिर सहलाया। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस हुनर को जानता हूँ, ऐसा लगा जैसे ये हुनर मेरे लिए खास तौर पर बनाया गया हो। दक्ष ने चेहरे पर मासूमियत भरी नजर के साथ जवाब दिया। उसने स्क्रॉल को मोड़ा और म्यूयन को वापस दे दिया। म्यूयन ने स्क्रॉल वापस रख लिया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक और स्क्रॉल निकाला। अगला स्क्रॉल नीले रंग का था। यह मेरे सबसे अनमोल खजानों में से एक है। ये समझ का स्क्रॉल था जिसे तुम्हारे पिता ने जाने से पहले छोड़ दिया था। इसमें एक बहुत ही खास कौशल है जो भूत मंदिर में किसी भी अन्य कौशल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। लो इसे पढ़ो, उसने कहा और स्क्रॉल को दक्ष को दे दिया। दक्ष ने स्क्रॉल खोला और एक बार फिर एक अलग दुनिया में दिखाई दिया। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था क्योंकि यह स्क्रॉल साधकों के लिए कौशल को समझना आसान बनाने के लिए बनाए गए थे। स्क्रॉल साधकों के दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बनाकर काम करते थे जो उनके कौशल से संबंधित थी। यह उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं में मदद करने के लिए बनाया गया था। इस बार दक्ष जिस दुनिया में दिखाई दिया वह कुछ और नहीं बल्कि पानी था। हर जगह पानी था और जमीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जहां दक्ष खड़ा था। सारा संसार जल था और 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल जमीन था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल और द नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। दक्ष जमीन के उस छोटे से हिस्से पर खड़ा होकर अपने चारों ओर देख रहा था। उसे सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। उसे नहीं पता था कि पानी कितना गहरा है, लेकिन उसके रंग से लग रहा था कि पानी वाकई बहुत गहरा है। क्या ये कौशल पानी से संबंधित है? दक्ष ने पानी को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। वह ध्यान की मुद्रा में जमीन पर बैठ गया और कुछ घटित होने की आशा में पानी की ओर देखता रहा। कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने देखा कि पानी उनके सामने ही बढ़ने लगा है। पानी लगातार बढ़ता रहा और एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया। पानी से बना ये पर्वत बहुत ऊंचा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इसकी ऊंचाई केवल 20 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। दक्ष पहाड़ की ओर देखता रहा, कुछ होने का इंतजार करता रहा। वह सिर्फ पहाड़ से कोई हुनर नहीं सीख पाया, उस हुनर को विकसित करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। जैसे पिछले स्क्रॉल ऑफ कम्प्रीहेंशन में टॉम स्टोन था जिसमें कल्ट की विधि थी, इस जगह पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। दक्ष ने पहाड़ को देखते हुए सोचा कि इस स्क्रॉल की विधि कहाँ है? क्या वह पानी के पहाड़ या समुद्र के अंदर है? यह जमीन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मलिन पिछली बार इस कौशल को समझ सके। मुझे वह तरीका खोजने की जरूरत है और पता लगाना है कि यह कौशल क्या है। दक्ष ने बड़बड़ा। उन्होंने ये देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करने का निर्णय लिया कि क्या उस पर्वत के स्वरूप की तरह कोई अन्य परिवर्तन होने वाला है या नहीं। कुछ और समय बीता और उसने देखा कि जल पर्वत में एक और परिवर्तन हो रहा है। ये दृश्य देखने में अजीब था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी के पहाड़ पर दरारें पड़ रही हो। जल्द ही जल पर्वत टूट गया और एक आकृति दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी से बना कोई मानव ध्यान मुद्रा में बैठा हो। जल मानव के बाल लंबे थे जो पानी से बने थे और हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। दक्ष ने जल मानव को देखा और सोचा कि क्या यही इस कौशल का सार है। जल मानव ने अचानक अपना बायां हाथ आकाश में उठाया। दक्ष ने भी ध्यान की मुद्रा में बैठकर उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। उसने जल मानव की छाती के पास प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु देखा जो उस आदमी की छाती से होते हुए बाएं हाथ की ओर, फिर डैंटन की ओर और फिर बाएं हाथ की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि यह जलाकृति के शरीर के विशिष्ट बिंदुओं से गुजरते हुए एक पूर्ण चक्र बना रहा है। क्या ये क्यों रेखाओं का प्रतिनिधि करता है जिसका मुझे अनुसरण करना है? दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि वह प्रकाश के धब्बे के अजीबोगरीब गति चक्र को देख रहा था। जैसे ही वह अपनी क्यूई को जल मानव की तरह हिलाना शुरू करने वाला था उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी। क्या तुम सच में उस क्यूई मूवमेंट का पालन करने जा रहे हो? तुम ये भी नहीं जानते कि स्क्रॉल ऑफ कम्प्रीहेंसिबल नहीं हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। गलत क्यूई मूवमेंट करने से तुम्हें प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है और तुम घायल हो सकते हो। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? जुन ने दक्ष से कहा, बेशक मैं इसे आजमाने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यह कौशल मुझे यही करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कुछ कौशलों के लिए अजीबोगरीब क्यूई मूवमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ये कौशल सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। ये निश्चित रूप से विधि है। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। जुन ने बोलना बंद करने से पहले ही कहा। दक्ष ने अपना मन शांत किया और अपना पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद पानी की आकृति पर केंद्रित कर दिया और अपनी क्यूई को उस जल मानव की दिशा के अनुरूप चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने क्यूई को हिलाया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अजीब सी ठंडी क्यूई उसके शरीर में खींची जा रही थी जो पास के समुद्र से आ रही थी। जैसे ही दक्ष ने 10 शुद्ध चक्र पूरे किए जल आकृति ने अपना दाहिना हाथ उसकी छाती के पास ले जाकर उसके हृदय के पास रख दिया जबकि प्रकाश का कण घूमता रहा। दक्ष ने भी ऐसा ही किया और अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी क्यूई को हिलाना जारी रखा। 2 और चक्रों के बाद जल आकृति ने भी अपना दाहिना हाथ आसमान की ओर उठाया और उस हाथ को बाएं हाथ से
ताली बजाई जो शुरू से ही हवा में था। दक्ष ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने ताली बजाई उसने देखा कि आसमान काला हो गया है। आसपास एक भयावह आभा महसूस की जा सकती थी जिससे दक्ष भी डर गया। दक्ष ने देखा कि आसमान में अंधेरा छाने लगा है और कभी कभी काले बादलों के बीच से रोशनी टिमटिमाना लगती है। दहाड़ दक्ष ने आसमान से आती एक तेज गर्जना सुनी। उसने आसमान की ओर देखा और आसमान में कुछ ऐसा देखा, इसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि एक नीला ड्रैगन आसमान से नीचे आ रहा है जो पागलों की तरह दहाड़ रहा था। हर दहाड़ के साथ हजारों बिजली के बोल्ट पानी पर गिर रहे थे जिससे विशाल लहरें पैदा हो रही थी जो दक्ष के कपड़ों को गीला कर रही थी, लेकिन वह ड्रैगन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आकाश में नीले ड्रैगन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वह ड्रैगन को हमला करने के लिए नियंत्रित कर सकता है। उसने देखा कि पानी की आकृति ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर भी दक्ष ने शब्दों को सुना जैसे शब्द उसके कानों में तैर रहे हो। स्वर्ग का नीला ड्रैगन इस दुनिया से राज परिवार के सभी शत्रुओं का सफाया कर देगा। दक्ष जानता था कि यह एक कौशल है, इसलिए उसने मान लिया कि यह एक ड्रैगन से संबंधित कौशल है जो दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक ड्रैगन को बुलाता है। भले ही वह ड्रैगन असली ड्रैगन नहीं था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। दक्ष के अनुसार अगर वह इस कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है तो ये कौशल उसका सबसे शक्तिशाली कौशल हो सकता है। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि इस विधि का उपयोग करके इस ड्रैगन को बुलाने में बहुत समय लगा, क्योंकि उसे सभी क्यूई चक्रों को पूरा करने और सभी इशारों को पूरा करने की आवश्यकता थी। दक्ष ने इस कौशल का परीक्षण करने की कोशिश की क्योंकि वह दूर से पानी पर हमला करने के बारे में सोच रहा था। नीला ड्रैगन आसमान से नीचे आया और पानी पर गिरते ही अपना मुंह खोला। उसने ठीक उसी जगह पर हमला किया जिस पर दक्ष हमला करने के बारे में सोच रहा था। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे दक्ष को भी पीछे हटना पड़ा। भले ही वह इतना शक्तिशाली था, दक्ष जमीन से बहुत दूर पानी में जा गिरा। जब वह पानी में तैरा तो उसने देखा कि जलमानव अभी भी बरकरार था। दुनिया फिर से स्पष्ट होने लगी। मुझे लगता है कि मेरे पास बस इतना ही समय था जब से मैंने इस कौशल को समझा है। ये स्क्रॉल ऑफ कम्प्रीहेंशन, दुनिया गायब हो रही है। दक्ष ने बड़बड़ाया, लेकिन दुनिया के गायब होने से ठीक पहले दक्ष को ऐसा लगा जैसे उसने जल आकृति को मुस्कुराते हुए देखा हो। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और देखा कि म्यूयून उसके सामने बैठा है। तुम उठ गई, हालांकि तुमने अपेक्षा से अधिक समय लिया, लेकिन तुमने कौशल को समझ लिया, जो अच्छी बात है। म्यूयून ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद से ज्यादा समय क्या? उसने नहीं कहा था कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं कुछ दिनों में ही इस हुनर को समझ सकता हूं। मैंने इसे कुछ घंटों में ही समझ लिया है। वह किस बारे में बात कर रही है? एक मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा समय बीत गया हो? दक्ष ने बोसिरोस्पोरियम थी जो अक्सर होती थी। कभी कभी लोगों को लगता था कि वे सिर्फ कुछ समय के लिए ही चीजों को समझ पाते हैं, लेकिन असल में बहुत समय बीत चुका होता है। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ। कितने दिन बीत गए? उसने म्यूयून से पूछा। कितने दिन बीत गए हैं? दक्ष ने म्यूयून से पूछा। 5 दिन बीत चुके हैं। मंदिर बलिदान की घोषणा से पहले केवल 2 दिन शेष है और तीसरे दिन मंदिर बलिदान शुरू हो जाएगा। म्यूयून ने उत्तर दिया, 5 दिन। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबा समय है। मुझे लगता है कि पहाड़ के निर्माण और उस जलमानव के निर्माण में मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा समय लगा होगा। फिर भी यह ठीक है, ये कौशल मेरे जीवन के 5 दिनों से ज्यादा मूल्यवान था। दक्ष ने सोचा, वैसे भी तुमने जो कौशल सीखा है वह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। इसे ड्रैगन का क्रोध कहते हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि इस कौशल का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा कि तुम इसका इस्तेमाल केवल पूर्ण आपातकाल की स्थिति में करो, जब तुम्हारा जीवन खतरे में हो, अन्यथा दुर्भाग्य तुम्हारे साथ होगा। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान दो, ठीक है? जैसे तुमने पहले कभी इस कौशल का इस्तेमाल नहीं किया वैसे ही बाद में भी इसका इस्तेमाल मत करना। इसे बस अपनी सुरक्षा के लिए रखो, जब तुम्हारी जान पर बना लाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। म्यूयू ने दक्ष से कहा, ड्रैगन का एक कौशल जिसे आकस्मिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस कौशल की ताकत को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह एक नश्वर कौशल है। ये ड्रैगन कबीले का कौशल होना चाहिए। या तो मलिन के पिता ड्रैगन कबीले से थे या कोई ऐसा व्यक्ति जो ड्रैगन कबीले से कुछ लेने में कामयाब रहा और फिर भी जीवित बच गया। जुन ने कहा। उन्होंने कहा, उसने ने जिस तरह से कहा कि उस कौशल का उपयोग न करें, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यह बाद वाला मामला हो सकता है। यह आदमी किसी भी तरह से काफी मजबूत होना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह उसकी बातों से सहमत हो। ये कौशल निश्चित रूप से शक्तिशाली था। वास्तव में यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कौशल था। मैं इसका उपयोग तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे इसकी बिल्कुल आवश्यकता ना हो। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए मय से कहा। उसने स्क्रॉल में यून को वापस दे दिया और आखिरी स्क्रॉल का इंतजार करने लगा। म्यूयून ने मुस्कुराते हुए स्क्रॉल को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और दूसरा स्क्रॉल निकाला। इस बार स्क्रॉल चांदी के रंग का था और यह एक तेज एहसास देता था जैसे कि यह किसी को आसानी से काट सकता है। तीसरा कौशल वह था जिसका आपने सबसे अधिक उपयोग किया, क्योंकि आपको ड्रैगन के क्रोध का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही यह वास्तव में एक उपयोगी कौशल भी है। हालांकि आपके पास पहले 4 कौशल थे, लेकिन मैं मंदिर बलिदान से पहले आपको सीखने के लिए केवल 3 कौशल चुन सकता था। ड्रैगन का क्रोध और साधना कौशल 2 पक्के विकल्प थे, लेकिन मुझे ये तय करने से पहले काफी सोचना पड़ा कि तीसरा कौन सा कौशल होना चाहिए। भूत राजा का मौसम या वज्र की तलवार कला। चूंकि आपको वज्र की तलवार कला का उपयोग करना पसंद था, इसलिए मैंने इसे चुना। यहाँ म्यूयून ने दक्ष को तीसरा स्क्रॉल दिया। दक्ष ने उसके हाथ से स्क्रॉल ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसके दिल में उथल पुथल मच गई, जैसे उसकी तलवार की मंशा बाहर आने के लिए दहाड़ रही हो। दक्ष ने स्क्रॉल खोलते समय अपनी तलवार की आभा को मुश्किल से नियंत्रित की।